राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ जुड़ी हैं सिक्किम शोकांत जी। डॉक्टर सिक्किम शोकांत, आप इनको ऐसे जानते होंगे कि जो दिल्ली में किसानों का धरना लगा था, वहां पे जो कुछ महिला नेत्रियां थी, जो महिला किसान नेता थी, उसमें सिक्किम जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। पहले जेजेपी से जुड़ी थी, पर क्योंकि जेजेपी उन दिनों सरकार के साथ सत्ता में थी, तो उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर जो जेजेपी में बहुत अच्छा था उसको छोड़कर हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे किसानों के लिए भोजन की लड़ाई लड़ी। सिक्किम जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो पर। हमारे धन्यवाद। एडवोकेट देव लोहान जी भी जुड़ चुके हैं। देव भाई, आपका बहुत स्वागत है। भाई, सिक्किम जी को आप जानते हैं, आपने ही मुझे इनके बारे में बताया, आपका बहुत धन्यवाद। मैं सीधे मुद्दे पे आऊंगा। आज जी। किसान आंदोलन की बातें नहीं होती हैं, किसान की बात नहीं होती है। धरना खत्म, सब अपने अपने काम में लग गए। किसान को एक, मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल मुद्दा बना के रख दिया गया, जो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। किसान आज भारत की जरूरत है। भोजन, अगर आप और मैं जीवित हैं तो उसमें भोजन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। कहते हैं जीवन की जो मुख्य लड़ाइयां हैं, उस लड़ाई में रोटी, कपड़ा और मकान, पानी को ऐड कर लेना चाहिए। मकान नहीं होगा, पेड़ के नीचे भी सो जाएंगे, लेकिन रोटी, पानी और कपड़ा, ये तीन चीज तो, तन तो ढकना, ये नंगे तो घूम नहीं सकते। तो सिक्किम जी, आपने 13 महीने तक वो संघर्ष किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। लेकिन आज किसान आंदोलन के नाम पे, किसान नेताओं के नाम पे कुछ गिरोह काम कर रहे हैं, जिनका कार्य है सिर्फ और सिर्फ समाज को बरगलाना, किसानों को बरगलाना और किसान की मूल बातों पे बात मत करना। हम एक और बात करेंगे आज। एक किसान नेता है रवि आजाद, जिनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट, मोलेस्टेशन और एक लड़की, एक नाबालिग दलित लड़की के अपहरण का मुकदमा है और इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है। तो इसी से शुरू करते हैं। सिक्किम जी, जो आज किसानों के जो मुख्य मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है किसान का आज मुख्य मुद्दा क्या है? नहीं, किसान का यदि हम शुरुआत करें तो मुद्दे इतने हैं कि मतलब हम कलम पेन सुबह लेके बैठे तो शाम तक पूरे ना हो, क्योंकि एमएसपी एक मेन समस्या हमारी है। क्योंकि देखो, आपको भी पता है, जो हमारी फसलें हम उगा रहे हैं उस पे खर्चा ज्यादा है और उसके ऊपर कमाई कम है। शुरू से लेके लास्ट तक किसान एक जद्दोजहद के अंदर रहता है। जैसे आपने पता है, यूरिया के टाइम यूरिया नहीं मिल रहा, डीएपी के टाइम डीएपी नहीं मिल रहा। यदि जैसे तैसे फसल पक भी जाती है तो फिर एमएसपी नहीं मिल रही। उससे पहले क्या होता है कि जैसे प्राकृतिक आपदा, या तो सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, बहुत तरह की समस्याएं हैं जिससे किसान लगातार जूझ रहा है। और इसके बाद लगातार हम सरकार से बातचीत कर रहे हैं, पर हर बार वादा किया जाता है, उसके ऊपर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता। आपका वो म्यूट है नन्हे भाई। देव भाई, मैं आपको चर्चा में लेना चाहूंगा। मेरा सवाल आपसे एक है कि जैसे सिक्किम जी ने कहा कि एमएसपी और जो आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं, वो किसान के लिए आज जीवन मरण का संघर्ष हो गया है। पर एमएसपी पे मैंने देखा है सरकार बात करना चाहती है, किसान नेता कभी एकजुट नहीं हो पाते। एक्चुअली इतने ज्यादा किसान धड़े हो गए हैं ना, मुझे लग रहा है 16 या 17 तो राष्ट्रीय स्तर के संगठन है। डल्लेवाल, चढ़ूनी, उधर महेंद्र टिकैत और उनके भाई राकेश टिकैत, और मतलब मुझे लगता है कि कभी एक्चुअली इनकी आपस में सेटिंग बन नहीं पाती है, कभी एक बैनर या एक मंच पे इकट्ठे नहीं होते। मुझे ये बहुत बड़ा मुद्दा लगता है। आपकी क्या राय है? नन्हे भाई, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में आपने मेरे को जगह दी है। और सिक्किम जी मेरी भाभी भी हैं और बहन जी भी हैं, क्योंकि मैं नारनौल से हूँ और सिक्किम जी उचाना शोकंदों में ब्याह रखी हैं, तो शोकंदों के साथ हमारा भाईचारा है। किसान की जो मोटी दिक्कत है ना भाई साहब, किसान के नेता मूर्ख, बिना बुद्धि के प्राणी जो है वो किसान के नेता बन गए हैं। और किसान के किसी भी नेता ने है ना आज तक मतलब हमें एमएसपी चाहिए, ठीक है, हमारे रेट बढ़ा दो। मैं एक चीज डंके की चोट पे कहता हूँ, और मैं इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा स्टूडेंट रहा हूँ, और भी मैं, अगर कोई और भी आदमी चाहे तो वो इस चीज पर आके बहस कर सकता है। किसान की फसल की कीमत जितनी बढ़ेगी किसान उतना ही गरीब होता रहेगा।
किसान की फसल की कीमत जितनी बढ़ेगी देश उतना गरीब होता रहेगा, देश उतना दरिद्र होता रहेगा, क्योंकि बेसिक इन्फ्लेशन राइज करेगी। अब किसान कह देता है खड़ा होते ही, ठीक है मैं खुद किसान हूं, मैं 8 किले की खेती खुद करता हूं, और शायद मेरे जितना आप मेरे गांव में आएंगे तो हम प्राकृतिक खेती करते हैं। अब कह रहे कि एमएसपी दो, हम अपना जो है गेहूं 6,000 रुपए क्विंटल तक मैं बेचता हूँ भाई साहब। क्यों किसान को वो रास्ता नहीं दिखाया जाता कि वो 6,000 रुपए क्विंटल बेच सकता अपना गेहूं? क्यों हमेशा जाके एमएसपी दे दी हमने, चलो ठीक है, कल मेरा जो आज गेहूं है वो 2585 रुपए का है, कल को मैं कह रहा हूँ 5,000 कर दो, कल 5,000 कर दो। जैसे ही किसान का गेहूं 5,000 होगा तो किसान सारी चीजें घर तो नहीं पैदा करता ना। तो जो मार्केट इन्फ्लेशन है, मार्केट इन्फ्लेशन कितना राइज करेगा? वो बिस्किट बाहर से खरीद रहा है, वो ड्रेसेस बाहर से खरीद रहा है, वो अपनी जरूरत की 90% चीजें बाहर से खरीद रहा है। किसान के घर में आएगा कम, लेकिन जो बेसिक इन्फ्लेशन, बिस्किट की कॉस्ट 3 गुना बढ़ेगी उसी टाइम पे, उसी टाइम पे ड्रेसेस की कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसी टाइम पे ईच एंड एवरीथिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और किसान पहले से भी गरीब हो जाएगा। बढ़ा लो रेट, ईरान ने बढ़ाई है ना रेट, ईरान के अंदर रेट बढ़ा दिया, आज 7,500 रुपए की पानी की बोतल है, 7,500 रुपए की पानी की बोतल है, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल ही नहीं हुआ। वेनेजुएला में क्या हुआ, ट्राली भर के, एक पूरी की पूरी ट्राली भर के खेत वाले लेके जाया करते, और उसके बदले में क्या लेके आया करते, एक ट्राली के बदले में वहां टमाटर मिलते थे। रेट बढ़ा दो, एमएसपी चाहिए, एमएसपी चाहिए। भाई ये सरकार मात्र 70 साल से है, मात्र 70 साल से देश के अंदर गणतांत्रिक व्यवस्था है। अगर कल को सरकार नहीं रही तो तुमने तो किसानों को ऐसा बना दिया कि सरकार के बिना किसान 1 किले में बाजरा पैदा नहीं कर सकता। अगर कल को सरकार नहीं रही, ईरान में सरकार थी अब नहीं है, अफगान में सरकार थी अब नहीं है, यमन में सरकार थी अब नहीं है, यमन के साथ में जो यूक्रेन था, यूक्रेन में सरकार थी अब नहीं है। हम सरकार के भरोसे बच्चे पैदा करके बैठे हैं क्या कि सारी चीजें सरकार ही कर देगी मेरे? भाई ये काम भी सरकार कर दे, सरकार मुफ्त बिजली दे रही है, और क्या लेना चाहते हो तुम? मार्केट के अंदर क्यों नहीं आना चाहते भाई? तुम किसान को किसान बना के क्यों रखना चाहते हो? मेरे को बड़ी इससे दर्द होता है कि किसान है, किसान नहीं है भाई साहब, हम जमींदार हैं। मेरी जमीन के 50 तरीके से मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरी जमीन में राजस्थान के अंदर सोलर पावर प्लांट लग रहे हैं, और वो सोलर पावर प्लांट बिना खाद डाले, बिना बीज डाले, जैसे ही धूप निकलती है मेरा आमदनी शुरू हो जाती है। आज तक किसी किसान नेता ने, माँ के लाडले ने यूं नहीं कहा है कि भाई मेरे ये सरकार, चीन के अंदर धान के ऐसे बीज बन चुके हैं जो बीज 200 मन किले के निकल रहे हैं धान। भाई हमारा बजट बढ़ाओ तुम पर, एक आदमी ने कहा हो तो नहीं, हम तो पैदा भी वही करेंगे, धान पैदा करेंगे। अरे भाई धान पैदा करेंगे, एमएसपी भी दे दी। जो मेरा वाटर लेवल 30 फीट पे था, धान की वजह से 90 फीट पे आ गया। कल को जो मेरे आने वाली पुश्ते होंगी, मेरे आने वाली पीढ़ियां होंगी, उनको क्या दे के जाऊंगा मैं? 120 फुट का पानी दे के जाऊंगा मैं उनको? वो क्या कहेंगे, ले लो एमएसपी। नोट छाप के दे देंगे, पाकिस्तान जैसी हालत इस देश की हो जाएगी। जिस दिन से स्वामीनाथन आयोग, और इनमें से किसी आदमी ने स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में से इनमें से किसी आदमी ने 5 पन्ने नहीं पढ़े, एक आदमी ने 5 पन्ने नहीं पढ़े। स्वामीनाथन जो थे, डॉक्टर स्वामीनाथन जो थे, वो खुद हमारे नॉर्थ से नहीं थे, उनको नहीं पता था भाई कि इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होंगी। आज के दिन किसान को पैदा करनी चाहिए वो चीजें, जो चीजें उसको बिना सरकार से, एक छोटा सा पौधा आता है भाई साहब, स्टाविरा कहते हैं उसको, ताविरा के मैं खरीदार हूँ ताविरा का। वो ना किसान को सिखाओ ना ताविरा किस तरह से बोना है। आज के दिन जो गुलाब जल आता है, तो गुलाब जल की ना भयंकर डिमांड है, ओरिजिनल गुलाब जल मिलता है नहीं। क्यों तुम किसानों को गुलाब बोना नहीं सिखा रहे हो? अभी मैं कोर्ट से निकला तो यहाँ पे ना किसान बैठे हैं, सारे के सारे किसान तो नहीं है खैर, वो है मुजारे कि हम है ना बंद कर देंगे सब कुछ। ये वही बंद करने वाले लोग हैं। इन्होंने केरल को उजाड़ दिया बंद कर करके, इन्होंने सारे के सारे बंगाल को उजाड़ दिया बंद कर करके। अब किसान के नाम पे हमें यूरिया नहीं मिलता। अरे भाई यूरिया नहीं मिल रहा है तो तुम्हें नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए जो बाकी चीजें हैं, वो 25 चीजें और मैं बता रहा हूं, लेकिन मेहनत नहीं करनी और किसान को मेहनत करने भी नहीं देनी। मैं अकेला ही रह गया क्या अपना? नहीं, सारे हैं, आपको लग रहा था। हाँ, किसान को मेहनत करने भी नहीं देनी। और मेरी बातें बहुत कड़वी लगती हैं। मैं बहुत नजदीकी मित्र रहा, राज्यवाड़ा का मैं बहुत नजदीकी मित्र रहा, कुहाड़ का मैं बहुत नजदीकी मित्र रहा, योगेंद्र यादव जी का मैं बहुत नजदीकी मित्र रहा,
ये सारे के सारे क्या है भाई, तुम किसान को भिखारी क्यों बनाना चाहते हो? मेरा जो जमींदार होता था, मेरा जमींदार हाथ यूं रखता था, यूं, और आज मेरे जमींदार के हाथ यूं करवा दिए, बिजली भी मुफ्त दे दे, तू मेरी दवाई पर भी मेरे को टैक्स दे दे। फिर हम पैदा करते हैं, हम इसको कहते थे गॉड सिंड्रोम, हम अन्नदाता हैं, ठीक है। अगर हम पैदा नहीं करेंगे, नो फार्मर नो फूड, 50 देश में गिनवा देता हूं जहां पे फार्मर नहीं, भूखे मर गए हो। इनमें से एक आदमी को टेक्नोलॉजी का टी नहीं पता, एक आदमी को टी नहीं पता। अभी है ना, रिसेंटली 2 साल पहले ही 3D फूड प्रिंटर आ गए और बहुत सारे देशों ने उस 3D फूड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को सैंक्शंस दे दी कि आप बाजार में बेचो। अब सारे के सारे जब 3D फूड प्रिंटिंग में खाना खाने लग जाएंगे, हम अपने गेहूं कहां लेके जाएंगे? अब ये किसान नेता कहेंगे कि 3D फूड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को बैन कर दो, बैन। भाई मैं किसकी टेक्नोलॉजी बैन कर दूंगा? वो तो 3D फूड प्रिंटिंग अमेरिका में चल रही है, सिंगापुर में, अभी सिंगापुर में हुई है लेटेस्ट। नहीं, हमें तो रेट बढ़वाना है। भाई कितना रेट बढ़वाना चाहते हो आप मात्र 10% हो। वो गरीब आदमी, वो जो एक आदमी है जो मेरा मजदूर है, वो मजदूर कैसे खरीद लेगा इतना महंगा? फिर ये कहेंगे सरकार दे। सरकार ने मशीन लगा रखी है क्या पैसे छापने की? इनको ये नहीं पता कि मनी मैकेनिज्म कैसे काम करता है। सरकार ने 1 पैसा भी फालतू छाप दिया तो देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका कितना दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। 2009 में जिस टाइम पे था ग्रेट डिप्रेशन आया था यूरोप के अंदर, भारत सरकार ने पैसे छाप गड़े, क्या फर्क पड़ा भाई साहब? उसका इन्फ्लेशन राइज पता कितना चला गया था? इन्फ्लेशन राइज 9% तक चला गया था। वो 9% का इन्फ्लेशन राइज, मैं किसान हूं, मैं खुद की नहीं सोचता, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं, मैं इतना दम भी नहीं हूं कि मैं मेरे घर की सोचूं। अरे भाई मेरे को पूरे देश की सोचनी है। ठीक है, ठीक है भाई। अब जरा सिक्किम जी को वापस चर्चा में लूंगा मैं। सिक्किम जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आपसे मैं बात करना चाहूंगा। रवि आजाद इस वक्त जेल में है, उनके ऊपर मॉलेस्टेशन, अबडक्शन और एक लड़की को किडनैप, पॉक्सो SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा। उस पे आपकी क्या है? इस सच में मतलब इस केस में कुछ सच्चाई है कि ये भी एक फर्जी केस ही है? नहीं, सच्चाई तो जो है धरातल पे सभी को पता है, आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है और लोगों को भी पता है। इसमें दिक्कत सिर्फ एक रही कि जो मुजरिम था उसको बचाने के लिए थोड़ा सा रास्ता दूसरा चुना गया, जिसका नुकसान पूरे किसान वर्ग को भी है और समाज को भी है। ये एक कड़वी सच्चाई है, क्योंकि जो हालात थे या जो समस्याएं वहां थी या जो सिस्टम था, वो दोनों की सहमति से था। पर वो बच्चा, वो गुड़िया थी जो नाबालिग थी। आपने पता है कि कानून तो फिर अपनी प्रक्रिया को अपने हिसाब से ही लेगा। जिसका नुकसान आज हम और आप देख रहे हैं, जो हालात हैं यहाँ, जो हमारे हरियाणा में हो रहा है लगातार, कहीं ना कहीं जो पंचायत थी वो पंचायत हुई और उस पंचायत के ऊपर भी आपने पता होगा कि केस दायर हो चुका है कहीं ना कहीं। तो ये हमारे लिए बड़ी समस्या की बात है कि हमारे ही नेताओं ने हमारे ही समाज को गुमराह किया, जिसकी वजह से पता नहीं खामियाजा किस किस को भुगतना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो किसान नेता के ऊपर एक टैग हो गया कि ये लोग झूठ बोलते हैं, जबकि किसान नेता ऐसी बात नहीं है कि काम कर रहे हैं। और लगातार काम करने के बाद भी जहां सिचुएशन आई है, किसान आंदोलन जो 13 महीने हमने लड़ा, उसके बाद जो सिस्टम बन के आया, एक बहुत बड़ा एक सिस्टम बना था। पर लगातार हर रोज ज्ञापन, हर रोज आंदोलन, हर रोज, इससे क्या हुआ कि टाइम की वेस्टेज हुई, पैसे की वेस्टेज हुई और आम लोग टूटे। क्योंकि यदि हम लगातार किसी भी लड़ाई में होंगे, चाहे वो सड़क के ऊपर हो, चाहे वो मैदान के अंदर हो या वो बॉर्डर के ऊपर हो, कहीं ना कहीं हम कमजोर होंगे। और धीरे धीरे किसान नेताओं के अलग अलग झंडे, अलग अलग सिस्टम में जब वो बंटे, तो उसका जो फायदा सरकार ने पहले उठाना था, जो 3 काले कानून वापस नहीं लेना चाहती थी सरकार, इनडायरेक्ट आज वो कहीं ना कहीं 3 काले कानून भी वापस आ चुके हैं। और किसान नेता अपने झंडे और अपने डंडे के चक्कर में अलग अलग, जो आपका पहले क्वेश्चन था, उससे चिपटे रहने के कारण आज हमारी हालात ये है कि सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं बन रहा। और सरकार हर रोज, मतलब हम ज्ञापन देते हैं, मुझे तो ये लगता है कि कहीं सरकार हमारे ज्ञापन को पढ़ती भी नहीं है, जैसे हालात हमारे देश के हैं। और ये बात मैं जरूर देव साहब से, जो मैं इनके विचार सुन रही थी, बड़ा अच्छा है, क्योंकि यदि इसके ऊपर भी काम किया जाए तो बहुत बेस्ट रिजल्ट आ सकते हैं। भाई सरकार उसमें हमें शिक्षा मुहैया कराए, तकनीक मुहैया कराए कि किसानों को कैसे, किस बाजार में, किस किसान के जो नजदीक है, जैसे उचाना है, मेरे नजदीक उचाना है, यहाँ किस चीज की खपत है, इसके आसपास के किसान उसी चीज को पैदा करें।
और कहीं फूल की ज्यादा खेती की जरूरत है, वहां फूल की खेती हो। हमें ये लगता है कि हमारा जल वायु जहां मैनेज हो सके, उस फसल की जरूरत भी हो और उस एरिया से उन किसानों को फायदा हो, उस पर काम किया जा सकता है। एक अच्छी पहल है। और जो हमारे गांव में है, ये बात मैं पहले भी कहती हूँ कि सड़क की लड़ाई विधानसभा तक लड़नी चाहिए। इसका एक और विजन है, जैसे हम खेती करते हैं, खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करना सिखाया जा सकता है और अन्य साथ के साथ अलग अलग चीजें हमें लेनी पड़ेंगी, ताकि यदि खुदा न खास्ता एक चीज में हमें नुकसान होता है तो दूसरी चीज उसकी जो कॉस्ट हमें लगी है या खर्चा हुआ है वो बराबर हो, ताकि हमें फिर सरकार के सामने हाथ ना फैलाना पड़े कि बाढ़ आ गई है आप हमें मुआवजा दो, अब सूखा पड़ गया आप हमें मुआवजा दो। सरकार ने तो देखो, ये कड़वी सच्चाई है कि सरकार ये 11 साल से है, पिछली सरकारों ने भी कोई अच्छा सा हमारे साथ व्यवहार नहीं किया। लगातार हम इसी तरह सड़क पे लड़ रहे हैं और उसका नुकसान हमारे खुद के परिवारों को भी हो रहा है और समाज और देश को भी हो रहा है। और ये चीज हम कहीं ना कहीं रियलाइज कर पा रही हूँ मैं इन चीजों को अब। और बात रही रवि आजाद वाली, तो ये मामला कुछ और था और बना कुछ और दिया, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमारे समाज को भी हुआ है, हमारे भाईचारा को भी हुआ है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बेटियों का शोषण में इन लोगों का हाथ है। जैसे उसमें खाप पंचायतों को भी टैग किया गया, जिसमें किसान नेताओं को भी टैग किया गया। लगातार नंबर लग रहा है, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का, किसी के साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, कई खुद षड्यंत्र कर रहे हैं। और जो आम जनता है वो मूक दर्शक देख रही है आखिर हो क्या रहा है। जो सही इंसान है उसके ऊपर भी जो आम जनता विश्वास नहीं कर पा रही। ऐसे हालात हमारे देश और खासकर हरियाणा के अंदर बन चुके हैं। जी, अब एक बात बताइए, आपने कहा कि 3 काले कानून, तो चलिए मोदी जी ने वापस ले लिए। मुझे लगता है कि आपने जैसे कहा कि रवि आजाद वाला, देव भाई मैं आपके पास आऊंगा, बस एक मैं छोटा सा रिमार्क कर दूं। जैसा कि आपने कहा वो 3 काले कानून, मुझे लगता है कि आज निर्भया से ज्यादा कोई काला कानून ही नहीं है। एक लड़की बस पुलिस में चली जाए और एक बयान दे दे, सामने वाले को पकड़ो रगड़ो और बंद कर दो। सीधी तो बात ये है कि देखो, ये अलग बात है, एक निर्भया कांड वाला जो मामला है, हम तो एक बात कहते हैं कि पारदर्शिता हो और महिला के लिए जो कानून है उसको और संवेदनशील बनाना चाहिए। क्योंकि जब आम आदमी या किसान नेता या किसी नॉर्मल इंसान पे बात आती है तो कानून दूसरे तरीके से काम करता है। जब हमारे पास हमारा कोई मुख्यमंत्री है, हमारा एमएलए है, हमारा एमपी है, वहां कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कानून की धार दूसरी होती है। ये चीज भी मैं लगातार देख रही हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कंसर अभी की बात है, जो महिला कॉलेज था, नर्सिंग कॉलेज था, उसके अंदर मैं भी गई थी और आज कल उनके ऊपर एक मीटिंग भी थी जो आज अखबार में भी आई है, शायद आपने भी पढ़ा होगा, कि जो माइग्रेशन के लिए जो अभी तक प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी वो प्रक्रिया अब तक नहीं शुरू की गई। तो सरकार का महिलाओं के लिए, मैं एक बात जरूर मानती हूँ, महिलाओं के लिए भी 2 कानून है। आम जनता यदि कुछ क्राइम करती है तो उसके लिए अलग कानून के दायरे से काम करती है, और यदि पॉलिटिशियन है या फिर ऊंचे पद पे या जिसके पास पैसा है, वहां कानून दूसरे तरीके से काम करता है। ये चीज मैं आंखों देखी मैं महसूस भी करती हूँ और वो चीजें मैं लगातार देख रही हूँ। इस देश के अंदर महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे लिए ना हमारी जीवन की कोई कीमत है, ना हमारी इज्जत की कोई कीमत है। मैं ये कह सकती हूँ कि जो 50% महिलाएं हैं, हमें इनसिक्योरिटी होती है आज इस देश के अंदर। जो हालात हैं, कहीं भी सेफ नहीं है, घर में भी सेफ नहीं है, बाहर भी सेफ नहीं है, कॉलेज में सेफ नहीं है, स्कूल में सेफ नहीं है, कहीं ऑफिस में जा रहे हैं वहां सेफ नहीं है। तो आखिर हम सेफ है कहाँ? सरकार कर क्या रही है? मैंने एक बार पहले भी कहा था कि सरकार हमें आत्मरक्षा के गुण और हमें लाइसेंस ही कोई भी हथियार रखने की जरूर सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले, क्योंकि आजकल हर रोज आपने देख रहा है कैसे कैसे हमारे देश के अंदर हालात हैं। जो महिलाएं या जो बेटियां हैं जो चाहती है कि आत्मरक्षा के लिए हथियार रखा जा सके, कम से कम उनको तो सरकार सैंक्शन करे, क्योंकि हमें भी अनसिक्योरिटी होती है। आप देख रहे हो कि लगातार सोशल मीडिया पे महिलाओं को ट्रोल किया जाता है, सरेआम महिलाओं का आप देख ही रहे हो। जो भी सिस्टम है, नए नए कानून लेके आए हैं जिनका जो थोड़े से एडवांस महिलाएं हैं वो उनका फायदा उठा रही है, जिसका नुकसान जो नॉर्मल परिवार है या जो समाज है उसको हो रहा है। लव मैरिज एक अच्छी बात है, माँ बाप की सहमति से होनी चाहिए, पर जो लव इन रिलेशनशिप है इसने कितने परिवारों को उजाड़ा है। सरकार जानबूझ के बेटियों को बिल्कुल सड़क पे लेके आई है
जिसका खामियाजा समाज भी भुगत रहा है और बेटियां भी भुगत रही हैं। कोई भी इंसान 2 महीने 3 महीने लव इन रिलेशनशिप में रहता है, उस बच्चे का कोई वाली वारिस नहीं होता, लगातार समाज का नुकसान हो रहा है। तो मैं सरकार से चाहूंगी कि महिलाओं को भी इस देश का बराबर का अधिकारी मान के उनके लिए कानून बनाया जाए। और बलात्कार के लिए तो मैं कहूंगी कि जहां बलात्कार या महिलाओं पे टॉर्चर की बात है, उनको तो सरेआम फांसी दे देनी चाहिए, 45 दिन लास्ट होना चाहिए, ताकि हर एक बंदे को ये लगे कि यदि आप गलत करोगे तो आप कानून के पचड़े में फंस जाओगे। नहीं, मतलब आप ये कह रही हैं कि रवि आजाद पे जो इल्जाम लगे हैं, रवि आजाद को फांसी दे देनी चाहिए बिना किसी ट्रायल के? नहीं, रवि आजाद को फांसी नहीं दे देनी चाहिए। रवि आजाद तो उस मामले में नहीं है, रवि आजाद उस मामले में नहीं है। रवि आजाद को तो एक मोहरा बनाया गया है। रवि आजाद की बजाय जो दूसरे बच्चे थे जो उनके संपर्क में थे, उनको उनसे बात करनी चाहिए ना। अब एक बात बताओ, रवि, मेरी बात सुनो ना, रवि आजाद को फांसी देनी चाहिए ना, उन बच्चों को फांसी देनी चाहिए। गुनहगार लड़कियां भी हैं, लड़की भी तो गुनहगार है जो उससे बात कर रही थी लगातार, वो क्या कर रही थी? फिर कानून के दायरे में क्यों लेके आते हो उस चीज को? आप कहते हो लव इन रिलेशनशिप 16 साल पे लागू है, लव इन रिलेशनशिप में आप 16 साल में रह सकते हो, शादी आप 18 साल में रह करते हो, कौन सा कानून है? देखिए सिक्किम जी, लिव इन रिलेशनशिप का पता क्या है? वो तो दो लोगों की आपसी सहमति की बात है। वो 16 साल की हो, चाहे 14 साल की हो, चाहे वो 40 साल की हो, चाहे वो 80 साल की हो, वो तो दो लोगों की आपसी सहमति है। मुझे आपकी बात पे बस एक बात जाननी है, जैसे आपने अभी भी रवि आजाद को क्लीन चिट दे दी कि रवि आजाद तो उस मामले में था ही नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने जैसा कहा कि भाई रवि आजाद के साथ तो यहाँ पॉलिटिकली ये गेम हुई है, आपको लगता है कि ये सेम काम ब्रिजभूषण शरण सिंह और कुलदीप सिंह सेंगर के साथ भी यूपी में हुआ है? इनके साथ भी पॉलिटिकली मोटिवेट होकर काम किया गया? नहीं हो सकता, वो खुद सरकार में है, वो खुद सरकार में है और एक बढ़िया पॉलिटिकल ये कह सकते हैं एक पॉलिटिकल सिस्टम में है या एक लेवल पे है, उनके साथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो तो सरकार के करता धरता है, ये तो एक नॉर्मल घर का परिवार का बच्चा है। हाँ, इससे एक गलती हुई है कि उन बच्चों को बचाने की कोशिश करी। यदि वो होता समझदार तो उन बच्चों को भी लेके जाता, गाड़ी भी लेके जाता और पुलिस स्टेशन में कहता भाई ये बच्चे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, इनका ये सिस्टम है और आज ये घटना घट गई, ये गाड़ी रही, ये बच्चे रहे, आप जानो आपका काम जाने, कानून अपना काम करता तो रवि के ऊपर कोई समस्या नहीं आनी थी। पर रवि ने सोचा कि इस मामले को सुलझाया जा सके और जो ज्यादा उलझ गया। नहीं, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि लड़की झूठी है, इसका मतलब है लड़कियां झूठ भी बोलती हैं? लड़की झूठी नहीं है सर, आप गलत समझ रहे हो। लड़की झूठी नहीं है, रवि झूठा नहीं है, एक लड़का उनमें से था जो लगातार लड़की के संपर्क में था। ये आपने भी पता, हमने भी पता और समाज ने भी पता। उसके खुद फादर ने स्वीकार किया है एक मीडिया चैनल पे कि हाँ बातचीत होती थी। मैं आपकी उस बात को मान गया कि लड़के के बाप ने कहा कि बातचीत होती थी, पर लड़की ने जो 164 का बयान दिया है उसमें लड़की ने कहा है कि रवि आजाद ने मेरे साथ ये किया। फिर अब या तो लड़की झूठी है। एक बात बताओ, मैं उस जगह नहीं थी, आप नहीं थे, पर वहां से जो सूत्र हैं या जो हमारे किसान नेताओं ने भी वहां जाके स्टडी की, उसमें ये चीज निकल के जरूर आई थी कि रवि नहीं था, दूसरा लड़का था। इसमें कितनी सच्चाई है ये चीज तो अभी कानून के दायरे में है, कानून अभी उसके ऊपर संज्ञान भी ले रहा है और उसकी लगातार रिसर्च भी कर रहा है कि सच क्या है। आपने कहा कि ना आप वहां मौके पे थी ना मैं था, ये बात सही है, मैं भी नहीं था, आप भी नहीं थी। पर आपको एक बात बताऊं, कुलदीप सेंगर वाले केस में देव भाई, पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स जब निकाली है ना, और जो सेल टावर लोकेशन होती है उसमें 14 किलोमीटर दूर मौजूद थे। और जब लड़की ने ये कहा ना कि मेरे साथ कुलदीप सिंह सेंगर ने 8 से 8:30 बजे के बीच में मेरा यौन शोषण किया, तो उस वक्त लड़की का मोबाइल चालू था और वो अपने एक पुरुष मित्र से बात कर रही थी और कुलदीप सिंह वहां से 14 किलोमीटर दूर थे। लेकिन लड़की ने क्योंकि बयान दिया 164 का, 8 साल से जेल में है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर इल्जाम कब लगते हैं पता है? 5-5, 8-8 साल पुराने मुकदमों पे इल्जाम लगे। उसमें भी क्या, लड़की क्रोएशिया में है, ब्रिजभूषण सिंह अयोध्या में है, लेकिन क्योंकि बयान दिया है मुकदमा चल रहा है। अब आपको और बताऊं, 20 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट में डेट है, इनकी तारीख है। बजरंग पुनिया, संगीता फोगाट उनकी वाइफ, सत्यव्रत काद्यान, साक्षी मलिक, ये सब गवाह हैं। इनकी 20 तारीख को गवाही है। आपको पता है चारों कहां हैं? साक्षी और उसका हस्बैंड सत्यव्रत ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं, बजरंग और उसकी वाइफ संगीता अमेरिका बैठे हैं। हमारी जो महिला नेता है एमएलए साहिबा विनेश फोगाट, वो पिछले 3 बार से लगातार
आती नहीं और कहती है मैं तो जी बच्चा पाल रही हूँ। उससे पहले कह रही थी कि मैं तो जी हक की लड़ाई लड़ रही हूँ विधानसभा में। मतलब बेटियों की हक की लड़ाई अब कोर्ट में नहीं लड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ धरने प्रदर्शन से लड़ेंगे। मेरा आज देखिए सिक्किम जी आपसे ना बस एक सवाल है कि आपको लगता है कि जो बेनिफिट ऑफ डाउट हम यहाँ बैठ के रवि आजाद को दे रहे कि ना रवि आजाद उसमें क्लीन चिट है, रवि आजाद तो उसे मदद कर रहा था, क्या वो हम ब्रिजभूषण सिंह और कुलदीप सेंगर को दे सकते हैं? जो कुलदीप सेंगर पिछले 8 साल से सीबीआई ने कहा है, जिस देखिए कुलदीप सेंगर पे 2 मुख्य मुकदमे है ना, लड़की का शोषण और वो जो 3 लोगों की हत्या, जो 3 लोग के जो डेथ हुई है, उसमें बताया है कि जो वकील साहब थे वो गाड़ी खुद चला रहे थे, बरसात के दिन थे और खड़े ट्रक में पीछे से ले जाके गाड़ी ठोक दी है। सीबीआई ने कहा, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया, डिटेल इन्वेस्टिगेशन में, कि मौके पे 14 किलोमीटर दूर थे। तो आखिर भैया कैसे? और बता उस लड़की का और आपको हाल बताऊं, उसको 164 के बयान देने के 2.5 महीने बाद याद आया कि अरे मेरे को तो उस 11 तारीख की घटना से 1 हफ्ते पहले कुलदीप शोषण ने मेरा यौन शोषण किया था। आप सोच के देखिए। अच्छा और बताता हूं, उस केस के इतने हास्यात्मक फैक्ट हैं, इतने फनी फैक्ट्स हैं, आपको मजा आ जाएगा सुन के। लड़की ने पहले 164 के बयान में 2 लड़कों और एक महिला का नाम लिया था और गैंगरेप की बात की थी। पता है वो तीनों आजकल जमानत पे हैं और सिर्फ कुलदीप सिंह सेंगर जेल में है। हमारी महिला पहलवान जी लोग अपने अपने पतियों के साथ विदेश घूम रही हैं और मुकदमा गया ऐसे की तैसी में। भाई जो आज एक बात बताओ, चल मैंने मान लिया कि जो पॉलिटिकल लोग हैं या ऊंचे लेवल के लोग हैं कानून का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल महिलाएं इस्तेमाल नहीं कर सकती। आपने मनीषा हत्याकांड देखा होगा, उसका क्या रिजल्ट रहा है? आज तो कोई रिजल्ट नहीं आया। तो यही तो मैं कह रही हूँ ना, बड़े जो लोग हैं, पॉलिटिकल जो लोग हैं, उनके लिए कानून अलग है, और जो नॉर्मल महिलाएं हैं, जो नॉर्मल गृहिणी हैं या मतलब आम पब्लिक के बीच से, जैसे ऑफिशियल कोई महिला है या नॉर्मल घर परिवारों की कोई बेटी है, उनके लिए कानून अलग है। ये भी वही बात हुई कि उच्च अधिकारी हो गए या ये कह सकते हैं कि उच्च पॉलिटिकल जो लोग हैं वो उनकी मर्जी कुछ भी करे, आम जनता तो वही बात है कि जयकारे लगाने में ही व्यस्त है। पर जी इन लोगों की वजह से जो नॉर्मल महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं इन चीजों से फेस होना पड़ता है। कहीं ये भी ना झूठ बोल रही हो, क्या हो सकता है कि ये हुआ ही ना हो। यदि मैं मानती हूँ, यदि हम बड़ी गहराई से इस चीज को देखेंगे तो इसके अंदर बहुत लोग, ये मान सकती हूँ मैं, कि जिन्होंने कुछ नहीं किया पर वो सजा भुगत रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब कुछ किया और वो बाहर है। क्या करें? क्योंकि कानून के अंदर इतने छोटे छोटे सुराग छोड़ रखे हैं कि किसको छोड़ना और किसको अंदर डालना है वो सरकार पे निर्भर है। लेकिन और आप ये बात बिल्कुल मत भूलिए, इन 11 सालों में महिलाओं के लिए बहुत बुरे हालात हैं इस देश के अंदर। ये चीज मैं खुद फील करती हूँ। हर रोज मर्डर, हर रोज रेप होते हैं। पहले भी, मैं ये नहीं कहती कि पहले नहीं होते थे, होते थे, पर अब जो हालात है वो बिल्कुल बद से बदतर हो चुके हैं महिलाओं के लिए। और लगातार जो कानून का इस्तेमाल करके अपने लिए मतलब एक सुविधाजनक बात या सुविधाजनक सिस्टम बना रही है, उन महिलाओं को भी मैं कहना चाहूंगी कि आपकी वजह से जो नॉर्मल महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं सरवाइव नहीं कर पाती, क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार होता है। आप लोग तो कानून का मजाक बना रहे हो, हम जैसे लोग या नॉर्मल जो बेटियां हैं वो मजाक नहीं बना सकती। उनके पास एक ही चीज होती है, इज्जत, क्योंकि पैसा तो होता नहीं। जिन लोगों के पास पैसा होता है उनको तो अपनी ही मर्जी है, अपने ही फैसले हैं। जो नॉर्मल घर परिवार की बेटियां हैं उनके लिए समाज में मुंह दिखाना बड़ी बात होती है। कि ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, कम से कम मैं ये मानती हूँ 50 से 60% केस तो अपने थाने या तहसीलों तक नहीं जाते। उसका एक कारण है क्योंकि हमारे घर परिवार में एक ही बात कहते हैं कि बेटियां घर की इज्जत है, बहुएं घर की इज्जत है, जिसकी वजह से ये केस ही नहीं जाते। जो केस जाते हैं वहां कहीं ना कहीं दबाव बना के समझौता हो जाता है, और जो बाकी बचते हैं उनमें आपने पता कुछ निकलता नहीं, लास्ट तक कुछ नहीं होता। बेटियां टूट ही जाती हैं कहीं ना कहीं इस मौके तक पहुंच के, क्योंकि हर रोज आज भी केस है, आज भी तारीख, आज भी तारीख है, तारीख पे तारीख होती है। मैं तो ये कहती हूँ चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सबके लिए जो विदेशी एक सिस्टम बना रखा है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कोई एमएलए हो, एमपी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, या एक नॉर्मल महिला हो, तब जाके इस देश का सिस्टम बदल सकता है। बाकी जो हमारे हालात आज देश के, मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र अभी जिंदा है। मैंने लोकतंत्र को हजारों बार अपनी आंखों से मरता देखा लगातार 6 साल के अंदर। बहुत से ऐसे किस्से मेरे दिमाग में हैं कि मुझे लगता है कि मैं इस जगह यदि
हमारे पास मोटे पैसे होते, या मैं यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी से होती, या पॉलिटिकल किसी स्टेटस पे होती, तो शायद इन चीजों से फेस नहीं होना पड़ता। ये चीजें मैंने फील की है एक महिला होने के नाते। और आपने देखा होगा थोड़े से दिन पहले एक बिना मतलब बैठे बिठाई समाज के लिए काम कर रहे हैं, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, अपने समाज के लिए, अपने हक के लिए, अपनी नस्ल और फसल के लिए लड़ रहे हैं, पर हमारे खिलाफ एक इतनी बड़ी साजिश की गई जो विफल तो हुई, पर जो उसका दर्द है वो आज भी मुझे पता है। जी, जरा देव भाई को चर्चा में लाऊंगा। देव भाई, देखिए, सिक्किम जी ने दो पहलुओं में बात की। एक तो महिलाओं के साथ वो कहती है आज भी बहुत शोषण हो रहा है, जिसमें मैं एकदम मैं मुझे नहीं लगता ऐसा। मैं सच बता रहा हूं, मैंने आज तक कभी किसी महिला के साथ कोई शोषण नहीं देखा। अब देखिए, मैं एक बात बताऊं, 150 करोड़ लोगों का देश है, तो आप 2-4 निर्भया जैसी घटनाओं से पूरे देश को आप मतलब, सिक्किम जी पता है क्या कह रही है एक टाइप से, कि इस पूरे हिंदुस्तान में जितने पुरुष हैं इन सबको फांसी दे दो, ये सब शोषण करता है। मतलब आप और मैं कल फांसी लटके होने चाहिए। सिक्किम जी, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। फांसी देने की बात नहीं की, जिसका केस में ये है कि क्लियर होता है तो उसको फांसी दे देनी चाहिए। किसी महिला के ऊपर यदि ज्यादती होती है तो बिल्कुल हो जाना चाहिए, मैं कहती हूँ एक महिला होने के नाते। इधर महिलाओं के शोषण से जुड़े दो बहुत जो हाईलाइटेड केसेस थे ना, उसमें कुलदीप सिंह सेंगर का और बृजभूषण सिंह का, उन दोनों केसेस की मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपको चाहिए तो मैं डिटेल आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, आप पढ़ लीजिए। इससे ज्यादा फर्जी मुकदमा इस दुनिया में हो नहीं सकता। भाई वकील मैं हूं ना, मैं बताऊंगा ना जी। अच्छा, पहले तो मेरी भाभी है, और हमारी हरियाणवी संस्कृति जो है उसमें देवर भाभी का ना मजाक और लाड बहुत चलता है, ठीक है। तो मेरी भाभी है तो मैं भी लाड। भाभी आप किसान ने, तो आप यूं बताओ गेहूं में पहला कोर का पानी कितने दिन पे दिया जाता है? आपको ये भी पता होगा देवर जी कि मैं खेती नहीं करती, आपके भाई खेती करते हैं, मैं रोटी बनाकर खेत में लेके जाती हूँ ना। छोड़ो, दूसरा सवाल पूछता हूँ, ठीक है। कोर के पानी को, आपको ये पता कोर का पानी होता क्या है? हेलो होता क्या है? हेलो। हाँ जी, आ रही है आवाज, आ रही है। आपको ये पता है कोर का पानी होता क्या है? जी हाँ, जो पहला पानी दिया जाता है उसको कोर का पानी कहते हैं। हाँ, उसका कोर का पानी कहते हैं हम, ठीक है। तो कोर का पानी देने की वजह, आपको ये नहीं पता कि दिन कितने होते, लेकिन आप किसान नेता, आप बार बार कह रहे हो कि 3 काले कानून। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, एक कानून का नाम बता दो। 3 कानूनों में से एक कानून का नाम बता दो। एक कानून का नाम बता दो। कानून की विषय वस्तु बता दो। कानून की विषय वस्तु बता दो। अब एक बात बताओ आप, जब 3 काले कानून है, अब उसने हम खोल के बैठा क्या? भाभी मैंने कह दिया काला है, मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, आप एक का नाम नहीं बता सकते, मैं मान गया, विषय वस्तु तो याद होगी। सारी ये बात मैंने आपको एक बात बता दी। एक विषय वस्तु, एक बात बताओ, आपको नहीं पता, बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। मेरा तीसरा और आखिरी सवाल सुनो ना, मेरा तीसरा और आखिरी सवाल तो सुनो ना, ठीक है। हमारी जो मिट्टी है, हमें ना सरस्वती नदी के किनारे की जो हमारी मिट्टियां हैं वो है, हमारी मिट्टी कौन सी मिट्टी है? मैं भी नारनौल से आता हूँ, आप उचाना से आते हैं, आप मिट्टी बता दो कौन सी है हमारी। मैं आपको किसान नेता मान जाऊंगा कि हमारी कौन सी मिट्टी है, और हमारी मिट्टी में कौन सी चीजें पैदा होंगी। हमारी काली मिट्टी है, हमारे आसपास है जो काली मिट्टी। अरे माता जैसी मेरी भाभी, काली मिट्टी महाराष्ट्र में है, एल्कलाइन दोमट मिट्टी है हमारी काली मिट्टी। आप एक बात बताओ, किसान नेताओं की दिक्कत। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ नन्हे भाई। देखो, जैसे मेरे को आपने म्यूट कर दिया था, वैसे ही अब मेरे को बोलने का मौका दिया जाए, मैं अपनी बात बताता हूँ। आप बोले। हाँ, इन किसान नेताओं के साथ दिक्कत पता है क्या है? इनको ये पढ़ते हैं नहीं, ये है सुन्नी मुसलमान, इनको सुनना है सिर्फ सारी बातें। इनको ये नहीं पता कि पोस्को एक्ट के अंदर, ये संविधान के अंदर लिखित है, और ये बीजेपी ने या संघ ने नहीं लिखा कि 18 साल से छोटी लड़की के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर इन मूर्खों की अगली मूर्खता बताता हूं। पोस्को एक्ट के अंदर एक अलग से एक्ट है जिसके अंदर प्रावधान है कि आप उस लड़की की जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इन्होंने पंचायत में बुला के आइडेंटिटी डिस्क्लोज करी, और रजत कलसन ने इनके ऊपर मुकदमा किया। फिर आज रजत कलसन के अभी कह रहे हैं एक तरफ तो कि जो रवि आजाद है, रवि आजाद पूर्णतः ही निर्दोष है, सब जुडिशियल है मामला,
क्या है मामला? सब जुडिशियल है मामला। इसके ऊपर इस तरह की टिप्पणी का अगर रजत कलसन को पता लग गया ना कि इस तरह की टिप्पणी यहां हो रही है, तो एक मुकदमा और हो जाएगा। और सभी जो आप ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का तो राज है, ठीक है, सिंगर को क्यों नहीं निकाल पाई फिर बीजेपी आज तक? राज है तो 8 साल हो गए। 8 साल हो गए, जमानत क्यों नहीं दिलवा पाई? राज है। नहीं, जमानत तो दे ही दी थी, वो उसका ऑब्जेक्शन लगा जब ये तो राम रहीम हर रोज आ रहा है, एक टोला देने के बाद एक टोला देने के भीतर हो गया है। नन्हे भाई एक मिनट, राम रहीम का क्या है? के ऊपर कह रहे हो क्या फरलो मारना? ठीक है, आपने कभी संविधान के फरलो पढ़ी है भाभी जी? अब आप कह रहे हो कि एक आदमी का फरलो मानना संवैधानिक अधिकार है। आप एक काम करो, आप एक क्राइम करो और आप जाओ जेल में। मैं गारंटी लेता हूं, मैं वकील हूं और आपके ही यहाँ का हूं भाभी जी, जितनी फरलो इसको मिल रही है राम रहीम को, मैं आपको उतनी फरलो दिलवाऊंगा। आप एक बार जेल जाओ, कुछ भी कर। सोनम वांगचुक के बारे में आपकी क्या राय है? नाम लिया, अब मैं आपको ईगरा वाली बता देता हूं। बारे में आपकी क्या राय है? सोनम वांगचुक के बारे में। अरे वो भी बताऊंगा ना, सुनो ना, पहले शांति रखिए करो ना भाभी। मैं तो छोटा देवर हूँ, होली पा के ना मेरे 5 कोरड़े फालतू मार दिए तो मैं तो फिर तेरे पैर पकड़ लूंगा। ठीक है, मारे तो पूरे पिटन में है ना, हूँ भी मैं तो ओड़े घर ही आ जाऊंगा, मैंने ओड़े पीट लिए। लेकिन ईगरा का बताता हूँ भाई साहब, ये नहीं कि मूर्खता बताता हूँ मैं आपको। ईगरा के अंदर एक स्कूल है, खुशी नर्सिंग स्कूल। इन लोगों को, इन मूर्खों को ये नहीं पता कि जो माइग्रेशन का प्रोसेस होता है, यूनिवर्सिटी को मेरे बाप की या मेरे घर की नहीं है। माइग्रेशन के प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। मेरे खुद के चाचा है राजवीर लोहान, वो एमडीयू में वीसी है इस टाइम पे, और मैं खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स से रहा हूं, तो मेरे को ये बातें पता है। इनको ये कह रहे हैं, जैसे वो एक चुटकला है ना, बोला खुंटा उड़ी गढ़ेगा। अरे भाई 6 महीने पहले एग्जाम की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। माइग्रेशन करना कोई यूं नहीं है कि चुटकियों में माइग्रेशन हो जाता है। और एक बार अगर स्पेशल क्लॉज बना के, स्पेशल चांसेस बना के किसी एक को अगर माइग्रेशन दे दिया गया, तो मेरे जैसे 50 वकील खड़े हो जाएंगे, फिर वो परिपाठी चल पड़ेगी कि उनको दिया था मेरे को क्यों नहीं दे रहे, उनको दिया था मेरे को क्यों नहीं दे रहे। क्वेश्चन पेपर बन चुके हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, सीटिंग प्लान बन चुका है यूनिवर्सिटीज के अंदर। अगर इन 15 या 20 लड़कियों को दे दिया गया, तो बाकी है ना 1000 खड़े हो जाएंगे, मेरा भी करो, मेरा भी करो, मेरा भी करो। एक यूनिवर्सिटी के अंदर, जिस यूनिवर्सिटी के तहत ये स्कूल, ये खुशी नर्सिंग स्कूल था, इस यूनिवर्सिटी के अंदर लाखों बच्चे पढ़ते हैं। तो ये नहीं है कि 5 बच्चों के नाम पे यूनिवर्सिटी चल रही है। यूनिवर्सिटी की अपनी 100 से ज्यादा लड़कियां हैं। भाभी सुनो ना, 100 से ज्यादा लड़कियां हैं। अरे भाभी लाख तो नहीं है ना, यूनिवर्सिटी तो पूरे भारत की है। एक मुकदमे में अगर सुनवाई हो जाती है, तो वो फिर सारी यूनिवर्सिटीज को फॉलो करना पड़ता है। फिर बार बार आप कह रहे हो कि 6 साल से ये हो रहा है, 11। भाभी मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, 11 साल से पहले क्राइम रेट क्या था? भारत का बता दो या हरियाणा का बता दो, क्या था क्राइम रेट? और आज क्राइम रेट क्या है? पहले से ज्यादा है। अरे कितना था और कितना है? भाभी एक बार पढ़ लिख के ना, स्टडी करके है ना, किसी भी टीवी चैनल पे बैठो। नहीं, पहले एक था तो आज 20 है। हाँ, तो किसी भी टीवी चैनल पे बैठो। आपको क्राइम रेट मतलब कम लगता है क्या? आप किसी भी टीवी चैनल पे हर मिनट 5 बलात्कार होते हैं, वो नहीं दिख रहे आपको? 13,00,000 महिला कहाँ गायब होगी, वो आपने बताया नहीं। बैठो, किसी भी टीवी चैनल पे बैठो तो पहले थोड़ा पढ़ के बैठा करो भाभी जी। आप हमारा सम्मान है, हमारी इज्जत है। कल को कोई मेरी भाभी को यूं कहे कि तेरी भाभी को तो यूं ही नहीं पता कुआं का पानी कितने दिन में दिया जाता है और तेरी भाभी किसान नेत्री बन के घूम रही, तो मेरे को भी तो बुरा लगेगा ना। जो क्राइम रेट की बताता हूँ भाभी, जो क्राइम स्टैटिस्टिक्स का एक डाटा आता है और पूरे का पूरा एक डिपार्टमेंट है क्राइम रेट का भाभी, ठीक है। मैं आपको है ना वो पूरे क्राइम रेट की, मैं खुद वकील हूँ, ठीक है। और आपको आना हो तो हाथ से, अब तो नारनौंद में भी हमारे कोर्ट लगने लग गई है, डीएम मजिस्ट्रेट साहब बैठने लग गए हैं, डीएम साहब बैठने लग गए हैं। तो आना कभी, मैं आपको पूरा लिस्ट दूंगा कि कैसे चलता है, ठीक है। और उसके बाद वही लिस्ट का जो कंपैरिजन है, वो कंपैरिजन आप वेस्टर्न कंट्रीज के साथ करना, जिन वेस्टर्न कंट्रीज को हम ये कहते हैं कि वो तो नमूने, जैसे आपने भी कहा कि वो उन जैसे देशों के, फिर उनका कभी करना, ठीक है। और एक बात और जो आप बार कि मैंने ये देखा, भाभी आप पिछली बार मध्य प्रदेश कब गए थे? नहीं, मध्य प्रदेश का क्या, मैं हरियाणा देख रही हूं। तमिलनाडु कब गए थे? हरियाणा तो बहुत छोटा सा है ना। उत्तर प्रदेश के किस इलाके में गए हो? मणिपुर कब गए हो? तमिलनाडु कब गए हो? आप इतनी हरियाणा के जब ये हालात है, तो तमिलनाडु में क्या अच्छा होगा? हर रोज दिल्ली में रेप केस हो रहे हैं।
हरियाणा के अंदर अगर ये हालात हैं तो हरियाणा की बेटियों को आप क्यों नहीं देखते? हरियाणा की वो बेटियां जो मेरे परिवार से हर औरत जाती है, मेरी खुद की वाइफ पढ़ाने के लिए जा रही है, मेरे भाई की वाइफ जा रही है, मैं अपने परिवार में 1000 लड़कियां दिखा दूं, एक के साथ छेड़खानी नहीं है। ये छेड़खानी आपके साथ ही क्यों हो रही है? ये और किसी के साथ क्यों नहीं हो रही है भाभी? हमारे भी तो परिवार हैं, हम भी तो जाट परिवारों से आते हैं। मेरे खुद के पिताजी सतरोड़ खाप के 25 साल तक महासचिव रहे हैं। मेरे खुद के ताऊ जी यहाँ पे हमारे सतरोड़ खाप में रहे हैं। और नारनौंद वाला जो खुशी नर्सिंग स्कूल है, उस खुशी नर्सिंग स्कूल की भी सारी की सारी जो गोस्वामियों का वो कॉलेज था, भाई अगले की मर्जी, अगला 25 कोर्स करवाएगा वहां पे। आपको अपना बच्चा पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना तो अपने घर जाओ। आप एक प्रेशर बना के, और उस प्रेशर में रवि आजाद तो आपके लिए हो गया बिल्कुल का बिल्कुल एक तरफा ही दूध का धोया कि नहीं रवि आजाद ने तो कुछ नहीं किया, तो फिर उसके खिलाफ क्या सबूत है? आप कह रहे हो 45 दिन में फांसी रवि टांग तो दो। घर पे था आपको ये ना, पता है अपने परिवार के साथ था रवि। रिप्लाई, उस टाइम रवि अपने परिवार आपको के ये साथ पता था। है, आपको ये पता है रिप्लाई ये सब जुडिशियल है। अगर आप फिर से इस बात पे बोलेंगे तो आपको यहाँ पे बुलाया जा सकता है कि आप किस बिना पे एक सब जुडिशियल मुद्दे के ऊपर इतना एक तरफा। अगर रवि आजाद ब्राह्मण होता, बाणिया होता, वाल्मीकि होता, कोई और जाति का होता, मैं गारंटी देता हूं नन्हे भाई यही लोग रवि आजाद के पन्ने पाड़ रहे होते। यही लोग सिर्फ और सिर्फ नहीं, ये एक तो आपके जाट कहने का, जाति ये का आपकी विनाश सोच है, करने ये के आपकी लिए, सोच है, हमारी एक सोच नहीं है। जाट जाति मैंने का तो उस दिन भी आज बयान दिया था जाटों की भाई, पता क्या इसको हालत बनी है देखो भाभी, और आप इसके जैसों की अंदर वजह से, जिसके ऊपर भी आप जैसों जिसमें की कमी वजह है से उसके आज ऊपर जाट कानूनी जाति कार्रवाई की करो। पता है क्या हालत बन चुकी है? आप जैसे किसान नेताओं की वजह से, जिनको ये नहीं पता कि कोर का पानी कितने दिन में दिया जाता है, किसान की ये जाट की ये हालत बन गई है कि जाट किसी गांव में सरपंची का इलेक्शन नहीं जीत सकता। एक तो सारा दिन आपने अन्नदाता है, अन्नदाता, फिर कुल्लर दाता, जो वो कुल्लर एक बनाने बात वाला है वो बोलिए, वायु दाता है, फिर जो फ्रिज बनाने वाला है वो ठंड दाता है, फिर तो सारे कुछ ना कुछ है ना। आपने एक एक मेरे आदमी को, उसका नुकसान मेरे को भी झेलना पड़ रहा है आपकी वजह से। 5 किल्ले से और 8 किल्ले के आदमी का रिश्ता नहीं हो रहा, और अगर आप करवाना चाहते हो तो मेरे गांव में आ जाओ, मैं 8-8 किल्ले के 20 आदमी खड़े कर दूंगा आप जैसों के। क्योंकि किसान बर्बाद हो चुका, कहां बर्बाद हो चुका है भाभी? काम करने वाले किसान के घर में अभी दिखा देता हूँ मैं, फॉर्च्यूनर खड़ी हुई। काम करना नहीं एक है, डेढ़ मुफ्त का एक मांग के डेढ़ खाना नहीं, है। काम करने एक के नाम डेढ़ पे हमें किल्ले ये का नहीं किसान पता क्या कोर कर का लेगा, पानी कब 2 देना किल्ले है, का किसान लेकिन क्या कर मुफ्त का लेगा, मांग के। 5 किलो अरे वाला तो डीजल अरे ठीक है भाई, शांत तुम्हारी कर मुफ्त सकता है, शांत, है कुछ ना कुछ। अरे शांत डीजल शांत भाई तुम्हारी शांत, मुफ्त है, दोनों गधा ठीक है, खाद के ऊपर गधाधारी पता क्या है, सब्सिडी सुनो मिल इन रही लोगों है, इन मंडियां लोगों ने तुम्हें दे दी गई मतलब है, सबको और अपने तुम क्या जैसा समझ चाहते हो लिया देना? है। चलो मेरी भाभी से मैं नहीं, पूछता हूँ, एक और बात आपको क्या बताओ, क्या 2 चाहिए किल्ले का भाभी? किसान मुफ्त में क्या क्या कर क्या लेगा, दें? अरे भाई दो आपके सिर्फ 2 बच्चों किलो को, का किसान क्या कर आप सकता है? आपके बच्चों को भी हम ही पालने लग जाएं? अरे मेरी बात, किसके? मैं अपनी हमारे बात बच्चे तो हम अरे अपने मैं आप अपनी पालने बात, की अरे एक जरूरत मिनट ही एक नहीं मिनट है। अरे मैं एक किस मिनट अपनी सरकार बात से रखता मांग रहे हूँ, हो? मैं आप दोनों से फिर अपनी मारो ना गोली नहीं, एमएसपी के। मैं कहता हूँ एमएसपी किसान के लिए जहर है, एमएसपी के मारो गोली और कहो अपने दम पे बेच के दिखाएंगे फसल, सरकार की जरूरत नहीं है। ए मैं बेच भाई के दिखाता हूँ अपने दम पे। ए भाई क्यों किसान नेता ऐसे नहीं खड़े अब होते एक जो बात किसान बताओ, नेता ये अब कहें अभी कि कानून अपने लेके दम पे आई है बेचेंगे? सरकार, स्मार्ट मीटर का कानून लेके आई है सरकार। बिजली और अभी भत्तर, हमें हमें 40 पैसे एक बिजली एक मिल घर रही है, और में अब आने चार वाले चार, टाइम में 5 से 6 रुपए बिजली मिलेगी। कर लो कि क्या करेगा एक किसान? एक घर में, गांव के अंदर एक एक घर में 4-4 एसी लग रखे हैं, 4-4 एसी। जो ये बिजली बन रही है वो ना, ये उनके मुफ्त लग में रहे नहीं हैं बन रही जिनकी है। कोई सर्विस 4 है, एसी किसी 2 चलाने किले हैं अलग तो लग बिल रहे, ना भरना 3 किले अलग पड़ेगा, लग रहे, ना 4 किले बिल अलग लग भरना रहे। पड़ेगा। मुफ्त की बिजली अगर तुम्हें मैं घर में भी चाहिए ना, किसान तो भाई, ये मुफ्त खोर मेरे किसान को मत बनाओ। ए तुम भाई किसान दे को भाई, इतना सक्षम क्यों नहीं बनाते कि किसान ये कहे कि मैं 10 रुपए की यूनिट है ना, मैं सक्षम हूं, मैं समृद्ध हूं, तुम करो 10 रुपए यूनिट, मैं दूंगा। किसान मेरा इतना समृद्ध हो कि किसान खड़ा हो के ये बात कहे कि लगाओ इनकम टैक्स, मेरे पास पैसा है, मैं इनकम टैक्स दूंगा। हाँ, किसान तो मेरा इतना आपके समृद्ध हो आपके 2 कि किले हैं किसान क्या? ये आप कहे 2 किले कि आप खेती चल करके आप, देखो। अरे भाभी मैं तो एक पे भी कर रहा हूँ। हमने अभी 1 किले में है ना वो लगाई है अपने, ये सफेद आपने मूसली तो और ये सोने के बिस्कुट अश्वगंधा। बोल रखे हैं, मारा के अश्वगंधा का नहीं नाम बिस्कुट सुना है बोल आपने? का भाभी सोने के बिस्कुट को नहीं ये सुनो जमते ना, मारे किलिया में अरे था भाभी, मैं अरे ये भाभी बीजेपी, सुनो मेरे ना, ख्याल से ये अरे बीजेपी का भाभी है सुनो जहां ना, तक मेरे को लगता है। ये मेरी बीजेपी के लाडली गीत भाभी गाने लग सुनो रहे ना, हैं बीजेपी के, अरे बीजेपी लाडली वाला दिन भाभी भर सुनो रेप ना, केस है बीजेपी वाले बीजेपी के नहीं अंदर। अरे लाडली, मेरी भाभी सुनो ना। आप तो मैंने मेरी आप बात, दोनों आप लोग को लाडली म्यूट, भाभी हो और सुनो तो मेरी बात, ठीक है? आप मैं आप सुनना, आप दोनों लोग को भाभी म्यूट सुने कर भी रहा करो, हूँ। देव ठीक है? भाई, इसमें आपका भी अरे फायदा देव है। भाई एक मिनट मेरी भी सुन लो यार, 1 मिनट सुन लो, 1 मिनट सुन लो।
देखिए मैं एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता हरियाणा में बिजली का वैसे क्या रेट है। पंजाब में जहां मैं रहता हूँ सिक्किम जी, मेरे यहाँ स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। पहले रिचार्ज करोगे तो यूज करोगे। घर के हमारे फ्लैट में मीटर लगा हुआ है एक छोटा सा, और मेन मीटर नीचे बिल्डिंग में लगा हुआ है। मेरा फ्लैट का एक इंडिविजुअल मीटर भी लगा हुआ है। पंजाब में बिजली आपको पता है जी क्या रुपए यूनिट है शहरों में? नहीं 10 रुपए। नहीं, मुझे पंजाब का नहीं पता मुझे। हमारे यहाँ हरियाणा 10 में रुपए 40 है। पैसे है। नहीं नहीं, कितनी एक है? बात बताइए। 40 40 पैसे पर यूनिट है। 40 पैसे कहाँ पर पर? यूनिट है। मैं बिल लेकर कहाँ दिखाऊं पर? क्या? शायद बिल नीचे पड़ा होगा, सुबह ही देखा मैंने कहाँ पर? भरा बिल 40 सप्पा पैसे? खेड़ी में। हाँ 40 पैसे पर यूनिट है। भाभी तुम तो जींद देश वाले हो, तुम तो ठंडे के साथ पतासे भी खा जाओ, तुम्हारे तो हो सकता है 4 पैसे भी हो। एक बात बताओ आप, मैंने दूर ना जाओ आप। जो मजदूर है, मनरेगा मजदूरों का क्या हाल बना रखे आपकी सरकार ने, बता सको आप मैंने? मेरी कोई सरकार नहीं है, मैं नहीं, बीजेपी आप का ही की तो पदाधिकारी सरकार है। नहीं जब हूँ। आप सारी ठीक है, चीजें सरकार को बढ़िया कर रहे हो, 2 किले वाला भी सही है, 4 किले वाला भी सही है, आपका तो मेरे समझ में आ गया जो आप एजेंडा फिट करके यहाँ बैठे हो। अब बताओ, मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 800 रुपया हम भाभी करवाना चाह अच्छा रहे हैं, वो कोई ठीक है, मतलब नहीं। आप लोगों ने मनरेगा मैं बंद कर बता दिया, आपने मैं बता मनरेगा का मैं नाम बता बदल दिया। क्या मैं मनरेगा बता मजदूर है स्मार्ट मीटर वहन कर सकता है? कर सकता है सो क्या? मैं बता नहीं, मैं मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, अरे तो किसान की सुनो बात तो, ना करो। किसान तो अरे जो तो 5 किले से सुनोगे ऊपर तभी है तो वो बता काम किसान पाऊंगा। मान सकते हैं। नीचे वाला अरे तो मजदूर है, उसका बताओ आप क्या करोगे? 6 अरे महीने बोलने में दो, हमारी मतलब जो खेत अरे में फसल है वो बोलने दोगे आएगी। तभी तो 6 महीने बताऊंगा। स्मार्ट मीटर का सुनो, कैसे काम चलेगा? हाँ हमारे घर में मैं जो बता रहा बीमारी हूँ। है उसका काम कैसे चलेगा? अरे सुन हमारे घर तो में लो, शादी हो कैसे काम चलेगा? अरे कहने से सुन कुछ नहीं तो होता, लो कहने में भाभी, तो बड़ी बड़ी बातें हैं। सुनोगे ही नहीं तो कैसे आप तो कोई बता ताजमहल पाएगा? बना दोगे। आप तो वो लोग है अरे ताजमहल के सुनोगे नीचे ही मंदिर खोदने नहीं, में व्यस्त हो। अरे धर्म पाखंड सुनोगे ही यहाँ तक आप नहीं, सीमित हो। ना सुनोगे अपने ही नहीं किसानों तो से कैसे मतलब, ना अपने बताऊंगा? मजदूरों अरे से सुन मतलब है। तो लो, आप तो सरकार के गीत गाने में अरे मशगूल हो। भाभी मैं सुन तो किसान, लो, मैं इस सरकार की हिमायत में एक शब्द नहीं बोल सकती। अरे सुन नकारा, तो लो, नकारा खत्म सुनो, सरकार है। अरे सुनो तो नकली, यार, नकली मेरी हाँ बात हाँ सुनो। बिल्कुल ठीक ईवीएम ठीक, सेट करके मैं ना सरकार आएगी, ठीक, ना मैं मेरी आपकी भाभी के जरूरत है। साथ हूँ। किसान हाँ पीट मैं मेरी दिए, भाभी के मजदूर पीट दी, महिला पीट दी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी मैं मेरी ऐसा भाभी वर्ग के नहीं छोटा जो इस सरकार ने नहीं ठीक पीटा। कौन सा काम है, ठीक है कौन सा भाभी, लोकतंत्र बच रहा है इस देश में? आप जब के ठीक है गीत भाभी, गाने लग रहे हाँ हो इस बात में, ठीक ये है हो भाभी, गया, हाँ वो हो भाभी गया। ठीक, आप कोर का ठीक है पानी भाभी, पान लग रहे। हाँ जी मजदूर का भाभी, बताओ मैंने क्या करा? हाँ जी मजदूर भाभी, की हाँ जी मनरेगा भाभी, मजदूर बंद कर दिया। हाँ जी भाभी, अरे मनरेगा का भाभी सारा किसी सिस्टम और को बंद भी कर दिया बोलने सरकार ने, दो। उसका बता दो ना क्या करोगे आप? अरे तो अरे किसान तो जैसे तैसे अपना पेट तो भर लेगा, मजदूर कहाँ से भरेगा? वो बताओ आप अब मैंने। स्मार्ट मैं मैं मीटर, मैं स्मार्ट मीटर के कहाँ से बिल आएगा? आपका तो वो काम हो मैं रहा है, मेरा पेट भर रहा है तो सारा देश का भर रहा है। मैं एक मिनट, आप दोनों लोग जरा एक मिनट, आप दोनों लोग, देव भाई जरा मेरी एक बात खत्म हो जाने दीजिए। मैंने अभी अभी हरियाणा ना, ये मैंने हरियाणा विद्युत विभाग का एक वो निकाला है, लिस्ट निकाल रखी है, मेरे फोन में है वो। जो एक्चुअली जो कह रही है ना अपना सिक्किम जी की बिजली का बिल 50 रुपए यूनिट, ऐसा नहीं है। यूपी में भी यही सेम लागू है। पंजाब में एक फिक्स्ड है, यूपी में लेकिन लागू है सेम, कि शुरू वाले 50 जो वो है ना 50 यूनिट, अगर सिर्फ आप 50 यूनिट ही यूज करते हो महीने भर में तो वो 2.25 रुपए है। 100 यूनिट करते हो तो फिर वो 2 रुपए 70 पैसे है। 150 यूनिट यूज करते हो तो 3 रुपए है। 300 करते हो तो 5.25 है। और जब 300 से ऊपर पर महीने यूज करोगे तो 7.5 रुपए फिक्स्ड है। सेम ऐसा ही यूनिट यूपी में भी है। अब आपको मैं एक बात बताता हूं सिक्किम जी, देव भाई आप वकील हैं, आपको ज्यादा जानकारी होगी। आरक्षण हमारे देश में कब से लागू है? करीब 60-70 सालों। 1952 से, भाई करीब करीब 75 साल हो गए। हाँ 70। एग्जैक्टली। सिक्किम जी आपने कहा कि किसान मजदूर कहां से बिजली का बिल भर पाएगा। सिक्किम जी एक बात बताइए ना, मेरे खुद के हिस्से, मेरे पिताजी के हिस्से 6 किल्ले जमीन आती यूपी में, बनारस के बगल में। हमारे यहाँ किल्ले महंगे भी, 80-80 90-90 लाख का किल्ला है खेती का, क्योंकि पानी हमारे यहाँ 12-13 फुट पे। देव भाई सबसे अच्छी बात क्या है कि आज भी यूपी में हमें धान जैसी खेती में 1 या 2 पानी देना होता है। हमारी इतनी बरसात होती है कि हमारा धान अपने आप हो जाता है। और गेहूं में 1 पानी, वो जो आप कौर का पानी कहते हैं वो, और 1 पानी 45 दिन बाद हम देते हैं। 2 पानी में हमारे यहाँ धान हो जाता, गेहूं हो जाता है। मेरे यहाँ लोगों ने आजकल पपीते की खेती शुरू की है। हमारे यहाँ जो खेत का रेट था ना पर किल्ला, वो था 20-22 हजार रुपए बाट पे जब ले लेते थे साल भर के लिए। पपीते वाले 40-40 हजार रुपए दे रहे हैं। और लोगों ने
20-20, 30-30 किल्ले जमीन ले ली है। अब मैं बताऊं, मेरे पास 6 किल्ले खेत है, मैं कहता हूं मैं उसमें पपीता उगा लूं ना तो साल का 6 लाख का पपीता बड़े आराम से हो जाएगा। 2 लाख रुपए खर्च आएगा, 4 लाख बचा लूंगा। 4 लाख में मुझे पता है कि 35-32 हजार रुपए महीने में मेरा खर्च नहीं चल सकता, तो मैं नौकरी करता। मैं राजपूत हूं, मुझे कोई आरक्षण नहीं मिला है, ना मेरे बाप को मिला, ना मेरे दादाजी को मिला, ना मेरे परदादाजी को मिला। हम तो कभी नहीं रोए, ना हम आज तक कभी किसी के आगे हाथ फैलाने गए। मेरे दादाजी आर्मी में डायरेक्ट नायब सूबेदार से भर्ती थे, जेसीओ, और ऑनरेडी लेफ्टिनेंट रिटायर आए। मेरे फादर आप जानते हैं उनको अच्छे से, वो साई में रेसलिंग कोच थे। गस्टर्ड पोस्ट होती है, 5400 ग्रेड पे होता है। मैं खुद रेलवे में हूँ, मेरी बुआ अर्जुन अवार्डिया सीआईएसएफ में थी कमांडेंट। हमारे घर में कम से कम 12 लोगों के पास सरकारी नौकरी रही है पिछली 2 पीढ़ियों में। मैं बताऊं, ये जो किसान का रोना रोते हैं किसान ना, इससे बड़ा आरआर इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। क्यों ये किसानी? अगर आपका पेट नहीं भर रहा है किसानी से तो पढ़ लिख लो ना, काम धंधा करो, नौकरी करो। आपको और चलिए बताता हूं, मेरे ऑफिस में सिक्किम जी एक ग्रुप डी एम्प्लॉय है, उम्र हो गई है उनकी 57-58 साल, 1-2 साल में रिटायर हो जाएंगे। वो दिन भर 8 से 4 ऑफिस अटेंड करते हैं, 4-4:30 बजे घर जाते हैं, और फिर दोनों बाप बेटा इसी जलंधर में कैंटोनमेंट एरिया में एक ठेला लगाते हैं, रेडी, चिकन फ्राई, चिकन सूप, और मतलब चिकन की इस टाइप के आइटम्स बेचते हैं। मुझे लगता है कि कम से कम रोज की बचत होगी 5 से 6 हजार रुपए। 1 किल्ला जमीन भी नहीं है उनके पास। पता है आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसानों को क्या है, और सवर्ण किसानों को, जाट, राजपूत, ब्राह्मणों को, कि हम लोग ब्लू कॉलर जॉब करना नहीं चाहते। फिर हम रोते क्या है कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। सिक्किम जी एक बात बताइए ना, मैंने आपको मजबूर किया है किसानी के लिए? किसका पेट भर रही हैं आप? हमने अपनी सारी जमीन बाट पे दे रखी है। हम रहते पंजाब में है, घर हमारा यूपी में है, 6 किल्ला जमीन है। हमने हमारे एक पड़ोसी हैं उनको ही दे रखी है, वो हमें 25,000 रुपए साल के हिसाब से 1.5 लाख रुपए हर साल दे देते हैं। मैं 1.5 लाख का गेहूं चावल बड़े आराम से खरीद के खा रहा हूँ, बाकी मेरे पूरे परिवार में सब नौकरियां कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग अच्छा चल रहा है। अगर मुझे मजबूरी होगी तो किसानी करूंगा ना, मुझे नहीं मजबूरी है भाई, मुझे किसानी में पड़ता नहीं पड़ता, मैं किसानी करूंगा भूखा मर जाऊंगा। किसने कहा है अन्नदाता बनने के लिए? आपको मत बनो अन्नदाता भैया, मैं पैदा हुआ हूं तो मैं अपने जाए कहाँ, नौकरी कहाँ है, नौकरी कहाँ? सबने मजदूर बनाओगे क्या आप लोग? मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, सबने मजदूर बनाओगे क्या? ये लोग कह रहे हैं जमीन बेच बेच के विदेश जा रहे हैं, देश में है ही नहीं। कितनी बेरोजगारी है, क्या करोगे आप? हर चीज में इतना कंपटीशन है कि बंदा कमा ही नहीं पा रहा जी। 3% सरकारी नौकरी है। कहाँ से पढ़ेंगे बच्चे? बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? 5 फसल खराब हो चुकी हैं, 5 फसलें खराब हो चुकी हैं, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? क्यों करनी किसानी? रेडी लगा लो ना, उससे ज्यादा बचत है। मैं कह तो रहा हूँ, प्लीज मेरे को 2 मिनट रेडी लगाना, और भी लगाने लग रहे हैं, उन्हें भी नहीं मिल रहा कुछ। भाभी सुनो ना, मैं बताता हूँ, और भी रेडी लगाने लग रहे हैं, उनसे भी नहीं मिल रहा कुछ भी। भाभी सुनो ना, एक तो मैं चलेगी नहीं तो भाभी के घर पे जाके आता, मैं को मना के आता, भाभी बड़ी गुस्से में रहती हैं। भाभी एक लेकिन होना भी चाहिए, जींद देश की निवासी हैं भाई साहब, हमारे यहाँ जींद देश है भाई, एक पूरा का पूरा नन्हे भाई, वो देश है अलग से ही अपने आप में। चाय के साथ गोलगप्पे खाते हैं वहां पे लोग, कुड यू बिलीव कि वो चाय गोलगप्पे के अंदर डाल के वो गोलगप्पे खाते हैं चाय के साथ। अच्छा आप भाभी को हमारा आजमा है, आपकी तरह आजमा खराब को नहीं मारा, हमारा आजमा है, हम आजम कर सका, आपकी तरह आजमा खराब थोड़ा है आपकी तरह। अरे आजमा सही है हमारा, आपकी तरह थोड़ी। हमारे पेट में ना सरकार द्वारा गोलगप्पे नहीं पड़ते, आपके सरकार द्वारा गोलगप्पे पड़ते हैं आपका पेट में, इसलिए आपका आजमा खराब हो रहा है। हमारा आजमा कमा के खावा, ज्यादा आजमा सही रहा, फिट रहा। सुनो ना भाभी, हमने तो जो तेरी बेबे दे दे नहीं, मैंने तो मैं तो वही खा लूं, मैं कि मैं नहीं नखरे करे करता, ठीक है? जो तेरी बेबे मैंने बना के दे दे ना, मैं वही चीज खा लूं। अब मैं एक मुद्दे की बात बताता हूँ, मेरे को मेन फ्रेम पे करेंगे आप प्लीज, मेरे को एक बार मेन फ्रेम पे करेंगे, पहले मूल मुद्दे पे वापस आइए। मैं मेन मुद्दे पे बात बताता हूँ। मेरे नारनौंद में ही 2 तरह के लोग हैं, ठीक है? एक आदमी वो है जिसका परमानेंट काम है धरने करना किसान के नाम पे, ठीक है, और कोई काम नहीं है उसका, वो रोज आता है, रोज धरने करता है, रोज चला जाता है। अब इसी के दौरान एक और आदमी है, वो है, उसका नाम है दुर्गा। दुर्गा जो है वो नेपाल का आया हुआ, नारनौंद के अंदर की बात बता रहा हूँ, नेपाल का आया हुआ एक बंदा है दुर्गा।
उस दुर्गा ने नारनौंद के अंदर 3 रेडी लगा रखी हैं। उन तीनों रेडी का जो गल्ला उठता है ना दुर्गा का, शाम का डेली का गल्ला बता रहा हूँ, वो डेली का गल्ला है उसका 15,000 यानी कि 45,000। और जो वो चीजें बनाता है, वो बर्गर चाउमीन बनाता है, तो वो बर्गर चाउमीन में रोज के 45,000, जिसका मैं अगर प्रॉफिट सरप्लस जोड़ दूं तो 60% से लेके 55%, यानी कि उसका लगभग रोज का 20,000 बचा लेता है। अब भाभी और नहीं लगाएंगे, ये बहुत मतलब छोटा काम है। अब नारनौंद के अंदर 50 गोलगप्पों की रेडी लगती है। एक गोलगप्पे की रेडी वाला अपने घर में 10 रुपए के 2 गोलगप्पे मिलते हैं नारनौंद के अंदर। और नारनौंद के गोलगप्पे मशहूर हैं, बहुत प्यारे गोलगप्पे बनाते हैं वहां पे सारे के सारे। वो हर गोलगप्पे की रेडी वाला आदमी जो है वो रोज अपने घर में 2,000 से 2,500 रुपए लेके जाता है। और उसी टाइम पे जो किसान नेता होते हैं वो वहां सचिवालय के आगे बैठ के, उपमंडल परिसर के आगे बैठ के हड़ताल कर रहे होते हैं। मैंने इन्हीं के किसान नेताओं से कहा कि चलो ठीक है यार, तुमने हड़ताल करनी है, तुम वहां मूंगफली बेच लो, खुद बेच लो आपस में मूंगफलियां। कि भाई एक किसान नेता मूंगफली ले आया 1 बोरी और आपस में मूंगफली बेच रहे हो। अरे तुम्हारा पीसा है, मैं तो किसान नेता, तब मन बुला लिया करो। पानी की बोतल तुम आप ही बेच लो, चाय की किटली ले आओ, आपस में ही चाय बेच लो। अरे बिजनेस तो ऐसे होगा। अरे भाभी आप तो इतना बढ़िया आवाज आपके, आप गाने गाओ, आप बढ़िया बढ़िया अपने गाने गाओगे, हमारी म्यूजिक कंपनी है, हम आपको प्रमोट करते, इतनी ऊंची आवाज की सिंगर मिलेगी नहीं, आप तो नसीबो जैसी सिंगर बन जाओगे। और नसीबो के कंसर्ट होते हैं, आपको जिनेवा लेके चलेंगे, आपको वहां पे जिनेवा में और इटली लेके चलेंगे, मेलनी जी के सामने आपका गाना गवाएंगे हम। हमें जरूरत नहीं है, हम इस देश की देवी हैं, हमें नाच गाना सिखाना बंद करो। नाचने गाने के लिए आप लोग काफी हो, हम लोग जो कर रहे हैं सही है और अपनी जगह सही चल रहे हैं। भाभी आप इस देश की देवी हैं, मैं पूर्णतः सहमत हूँ। क्या सरस्वती माता, जहां से हम आते हैं, राखीगढ़ी जो है वो सरस्वती सिंधु घाटी है, क्या सरस्वती माता गाने नहीं गाती थी, वीणा नहीं बजाती थी? बताओ। सावित्री देवी फुल्ले को मानते हैं हम, सावित्री देवी फुल्ले को मानने वाले लोग हैं। आप वाला जो रामायण महाभारत का कंसेप्ट है वो हमारे दिमाग से बाहर की चीजें हैं। आप बनभोरी वाली माता को नहीं मानते, कौन सी दुनिया में हो? बनभोरी वाली माता को नहीं मानते, आप लोग वही फिर वही बात, मंदिर मस्जिद के नीचे मंदिर खोदने वाले। अरे हमें नहीं खोदने, हमें नहीं खोदने, हमें जंगल जमीन बचानी है, नस्ल और फसल बचानी है इस सरकार से और आप जैसे लोगों से, जो मुंह से तो मीठा बोलते हैं पर अंदर कड़वा है। आपका जहर डबल तरीके का में वो मुंह पे, आप लोग वो पेट में जहर है, मुंह से मीठा मीठा बोलते हो। ये चाशनियां लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है क्या है क्या नहीं। इस देश के अंदर ना नस्ल और ना फसल, दोनों चीजें आज के टाइम, रोटी और बेटी सब कुछ खतरे में है। कहने से कुछ नहीं होता, आपका पेट भरा है, धन्यवाद। आपको आपकी नजर से ही दुनिया देखती है। वो गाय वाला काम हो गया, आपका गले तो हरा चश्मा ला दिया, हाँ हरियाली हरियाली, आपका तो हरियाली हरी है। हमने पता है ना 5-5 फसल हो जाए, जब किस्तियां हालात हुए हैं, जब बच्चे बीमार हो जाए, गोद में 1 रुपए नहीं होता, जब समस्या कैसे होती है। मजदूर के घर जाके कभी ना जाके आना अपने आसपास हालात क्या है। कहने से कुछ नहीं होता, यहाँ बैठ के आपने और मैंने डेबिट कर चल क्या काम, आप भी नेता मैं भी नेता, पर जब हकीकत में हालात से आप गुजरोगे ना तब पता चलेगा। क्या हुआ मनीषा हत्याकांड का बताया नहीं आपने? मनीषा हत्याकांड का क्या हुआ? मैं आपकी बात मनीषा हत्याकांड का आप रवि पे इतना जोर दे रहे हो, मनीषा हत्याकांड भिवानी का बताओ, उसका क्या हुआ? वहां तो रवि नहीं था, मनीषा हत्याकांड क्यों नहीं क्लियर हुआ बताओ फिर। आप सुनेंगे भाई, मैं मनीषा वाला कंफर्म, एक बार मनीषा वाला 1 मिनट के लिए मनीषा वाला बता दूं। मनीषा ने 7 वालों को बिल्कुल 1 मिनट में क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि भाभी के ना देखो, और दूसरा भाभी मैं वैसे ही इतना प्यारा इंसान हूँ यार, मेरे मन में किसी के लिए कालिक नहीं। और आप कभी मेरे गांव आना, भैणी अमीरपुर, मैं मेरे गांव के मजदूरों से आपको मिला के लाऊंगा और आप खुद देखना वो मेरे से कितना प्यार करते हैं। मेरे गांव आना ना यार, मेरे पिताजी से मिलना, मेरे परिवार के और मजदूरों से मिलना, मेरे गांव के धानकों से, चरमकारों से, बाल्मीकों से मिलना, फिर वो बताएंगे कि वकील साहब उनके लिए क्या क्या करते हैं। ये मजदूरों से आप बाद में मिलाएगा, आपके पिताजी से अगली बार मिल लेंगे, आज मुद्दे पे रहते हैं। मनीषा हत्याकांड में सीबीआई के पास इन्वेस्टिगेशन है, मैं इन्वेस्टिगेशन रही है। 7 पुलिस वालों को हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, मनीषा हत्याकांड की ऑटोप्सी रिपोर्ट आई, मनीषा हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, 3 बार रिपोर्ट गलत। ये आपकी सरकार है, 3 बार रिपोर्ट गलत, अलग अलग जगह से, क्या माने हम? अरे बोलने तो सब कुछ बिक चुका है। अरे बोलने तो दो,
ये बड़ा गजब होता है मैंने इन कहा किसान नेताओं के क्या साथ 3 बार कि रिपोर्ट अलग सवाल अलग हो पूछने सकती है, में नहीं हो सकती, पर 3 जगह अरे रिपोर्ट बहुत गलत है, सुनने यानी तो यहाँ किसी को बताया जा रहा है, यहीं से मामला खराब है। यार एक ही आदमी बोल सकता है ना, या आप पूछ रहे हो तो भाभी यार छोटे देवर की भी सुन लिया करो। आपका सुनने फिर लायक देख कुछ है नहीं, आप तो चश्मा ठीक है। लगा रहे हो यार, सब कुछ आ रहा है, दिखा है, एक मैंने तो आपकी अरे बात में एक कोई तो बात नहीं समझ में आ रही। देव भाई, देखो आप तो बात चश्मा देव भाई, लगा एक के बैठ यार गया देव रहा। भाई, एक मिनट रुको, आप दोनों लोग रुको एक मिनट। मतलब सिक्किम जी, आपका ये कहना है कि पिछले 10 साल से जब से भाजपा की सरकार आई है, महिलाओं का शोषण बहुत ज्यादा हो रहा है, महिलाओं के बिल्कुल साथ हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल हो रहा अच्छा, है। 10 साल पहले सब सही था? नहीं, इतना सही नहीं था, पर जितना बवंडर अब हो रहा है ना, जैसे जो एक फूल कमल का फूल पहन ले तो वो रेप भी कर सकता है, वो मर्डर भी कर सकता है, वो एक खटोला बाहर एक खटोला भीतर भी धर सकता है। आम जनता के लिए यहाँ कुछ नहीं है, हर एक को नकेल डाल दी गई है, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक फलानी आईडी, एक दिकड़ी आईडी। एक आदमी तो जोड़ा मगा ले सारा दिन कागजे खड़े रहा तहसील में, पूरी जिंदगी में फोटो स्टेट नहीं कराई जितनी 1 महीना में करानी पड़ जाए। कहा क्या है सरकार, कहाँ है सरकार? सरकार तो डगमग बना रही है। यहाँ मुख्यमंत्री का नहीं पता, मुख्यमंत्री यहाँ खट्टर है, सामने नायब सैनी है, वो हंसने हंसाने के लिए रख रखा है, कुछ नहीं, मामला कुछ नहीं, सिर्फ पंपलेट बना रहे हैं। कदे तिरंगा उड़ावा है, कदे खाटू श्याम बनावा है, कदे कुछ, मतलब धर्म 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 के अलावा इस देश में है क्या? कहने से कुछ नहीं बनता, बोलूं आगे? कुछ भी नहीं है धर्म के अलावा इस देश में। सुन लीजिए देव भाई, कुछ आप नहीं, बस घंटा बजाओ। अरे देश का घंटा बजा दिया आप लोगों ने, गेला लायक कहना है। देश में कुछ नहीं बचा, घंटा बजाओ, मंदिर बजाओ, स्कूल बंद करो, कॉलेज बंद करो, हॉस्पिटल बंद करो। कोरोना काल में क्या हालात थे आपके? वो एक बात बताओ, वो क्या था अयोध्या में राम मंदिर बना दिया। अरे राम मंदिर ने सिर पे धर का नाचोगे जी, कल ना कोरोना आएगा तो हॉस्पिटल चाहिए, हॉस्पिटल आपके बंद पड़े हैं, एक भी हॉस्पिटल रूसर का नहीं, वहां कोई मशीन नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, बकवासबाजी क्या है देश में? क्यों आप लोग मतलब खाम खा, क्या इस चीज का रिजल्ट क्या है? यदि आप हाल दाल देखोगे तो सारा देश सड़क के ऊपर है, सिर्फ मजे मार रहे हैं 2 बंदे, एक तो ये पाखंडवादी और दूसरे राम जी के ऊपर सवाल उठाया गया है तो जवाब देना राम जी के ऊपर सवाल उठाया तो जवाब देखिए राम जी के ऊपर तो पहले भी भाभी राम जी का अपमान कर चुकी है। मैं दोबारा बता देता हूँ, राम जी का मंदिर बनने के लिए बोलता हूँ, राम जी, मैं लोहान हूँ भाभी, लोहान का मतलब लवहान, जो राजा लव के पुत्र थे वो लवहान कहलाए, तो हम वो हैं, उसके पोते हैं हम। उसके ताकत बताता हूँ आपको, पूरी यूपी की जो इकोनॉमी है 2 लाख करोड़ प्लस मार की। आप मेरे साथ मेरे खर्चे पे चलो अयोध्या, मैं दिखाता हूँ वहां पे वो गरीब आदमी जो सिर्फ टिक्का लगाता है ना, सिर्फ टिक्का अयोध्या के अंदर, वो टिक्का लगाने वाला शाम को 5,000 रुपए लेके अपने घर पे जाता है। जो वहां पे साइड में ना गंडे के जूस की रेडी लगा हुआ है, गंडे की जूस की रेडी लगाने वाला 7,000 रुपए लेके अपने घर आ जावे है। और किसान की कितनी बड़ी मदद हुई है वहां पर। जितने भी फूल का कारोबार करने वाले, फूल की खेती करने वाले किसान थे, उनके किले के किले आज कह लाख के जान लग रहे हैं। और जितने भी जनता आवे है, जब वो मिठाई खा, सुन ले भाभी, सुन ले, मैंने तेरी सुनी है तो सड़क बनाने के लिए कितने लोगों को उजाड़ दिया उनका बताया आपने? मंदिर की वजह से अयोध्या के मंदिर में जाने के लिए जो सड़क बनाई गई, कितने लोगों के घर उजाड़ दिया, उनका जवाब दो आप पहले मना। अरे हमें तिलक लगाने की जरूरत नहीं है, हम मेहनत करने वाले लोग हैं। ये तिलक आपने मुबारक हो, हमारे काम है धरातल पे काम करना, इस देश की इकोनॉमी पे देखना। तिलक लगाने से होता है, सारा देश तिलक लगाओगा के? आपका पूरा खानदान ने खड़ा करते उड़ा अयोध्या में, हम राम वाले हैं, आप श्री राम वाले हो, हमारा और आपका अलग अलग सिस्टम है। ये कौन सा कंसेप्ट है? मंदिर बना दो, मंदिर बना दो, क्यों बना दो? मंदिर से ही काम चलेगा क्या? इस देश में मंदिर है, जितना मंदिर अच्छे होंगे तो यूएसए वाले सबसे पहला मंदिर बनावे, आपकी जरूरत नहीं थी। सारे देवी देवता अड़े रख लिए, रामायण भी अड़े होगी, महाभारत भी अड़े होगी, सारे पाखंड अड़े होगे। दूसरे देश में क्यों नहीं है? खावे पीवे मारा है और मतलब पैसे देवा उड़ा है। आज डॉलर कड़ा है रुपया, कहने से क्या होता है? ठीक है, आपका तो हरा चश्मा लग रहा है, आपका कोई इलाज नहीं है, आपका हरा चश्मा लग रहा है, अपना हरा दिखा है, सब कुछ सही है, आपका इलाज नहीं हो सकता। मैं ये कहूंगा आंख बनवा ले तो बढ़िया रहेगा। भाई रुक जाओ, भाई साहब रुक जाओ, मेरी बात भी हो लेने दो। आप दोनों लोग ना आपस में आप लोग झगड़ा बाद में कर लेना, पड़ोसी देवर भाभी, अब मेरी बात सुन लो। देखिए, मैं एक ना बड़ा ये विषय हम लोग ना बार बार हंस के टाल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए सिक्किम जी, आपने कहा ना कि इस देश में सरकार की चल रही है और बीजेपी की सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहते हैं कि है ही नहीं सरकार, सरकार है आपको अडानी अंबानी दो,
वो चला रहे सरकार है। भाई मेरे को जाना पड़ेगा। अरे सरकार को कोई और चला रहा है, सरकार ही कोई और चला रहा है। जल जंगल जमीन सब कुछ दाव पे है। मेरी अब सिक्किम जी मेरी भी सुन लीजिए थोड़ी सी। आपने कहा कि सरकार की नहीं चल रही, आपने कहा कि बीजेपी सिर्फ ईवीएम हैक करके और वोट चोरी कर रही है, पर कर्नाटक में जब सरकार बनती है राहुल गांधी की, तब राहुल गांधी नहीं बोलते कि वहां ईवीएम हैक हुई कि नहीं हुई। नहीं, एक दो जगह तो बनानी पड़ेगी ना, ताकि लोगों का विश्वास रहे। नहीं, वो तो फिर करना पड़ेगा ना। अब पूरी चोरी तो नहीं कर सकते ना, 10-20% तो आपने छोड़ना पड़ेगा ना। ठीक है। राहुल गांधी ना हमेशा ये दो बातें कहते हैं, ईवीएम हैक हो जाती है, वोट चोरी होती है। आपको पता है एक बार होती है, आपने देखा होगा एक घर में 750 बंदे निकले हैं, 350 बंदे निकले हैं, 50 बंदे निकले हैं। बेटे की उम्र कम है, बाप की उम्र ज्यादा है। वो एसआईआर इसीलिए कराया जा रहा है ना कि वो जो 700 फर्जी वोट थे उनके नाम काटे जा सके। एसआईआर की पॉलिसी वही है कि अगर किसी घर में किसी एड्रेस पे 700, 400, 200, 50, 100 लोग हैं तो उसको चेक कर लेना, वो नाम काट देना। एसआईआर का सिंपल सा यही फॉर्मूला था। जितने कागज उन लोगों ने मांगे हैं ना, जितने कागज सरकार ने मांगे हैं, पूरी जिंदगी भी पूरे नहीं हो सकते सबके, तो फिर वो वोट से वंचित रहेगा ना। सरकार ने सरकार बनानी है, किसी भी तरीके से बनाए। जो एसआईआर है ये गलत है। एक कागज मांगा है, आधार कार्ड नहीं मांगा, खुद हमारे से मांगा कि 2002 से पहले आपके जो पिछला परिवार है वहां से आप लिखवा के लेके आओगे। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बहुत सी चीजें मांगी है। पिछले माँ बाप का जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र या आधार कार्ड, ये पता नहीं कितनी बकवास है। एसआईआर कम से कम 20 कागज मांगे आपको। मैं खुद कागज ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मेरा जो वोट है वो 2000 के बाद बना है, तो अब कागज उठाए फिर रही हूँ मैं अपने मायके से। आपको किसने कह दिया कि सिर्फ आधार कार्ड से बनता है? मेरे माता पिता का मृत्यु सर्टिफिकेट कहाँ से लेके आऊं, क्योंकि वो तो पहले बहुत लंबे टाइम पहले से एक्सपायर हो गए थे। वहां से लिखवा के आओ, फिर वहां से आपका कितने नंबर मार्क पे आपका घर है वो लिखवा के आओ, फिर आगे। अरे एसआईआर का मतलब ये होता है कि बीएलओ क्लियर करे कि हाँ ये इस देश के वासी हैं। असल में तो मैं एक बात मानती हूँ, सारी चीजें आधार कार्ड से जोड़ रखी है ना इस सरकार ने। हमें ना बीएलओ की जरूरत है, ना एसआईआर की जरूरत है। हमारे आधार कार्ड से हमारा वोट कार्ड जोड़ दो, बात खत्म। इस देश में अगला स्टेप वही है। एसआईआर के बाद अगला स्टेप वही है कि जितना भी आइडेंटिफिकेशन नंबर है आधार कार्ड से वेरीफाई करा दो, कि एक जगह के अलावा दूसरी जगह अगर नाम हो, आधार कार्ड खुद ही उस नाम को ढूंढ लेगा, दूसरी जगह आपका कार्ड देगा। एसआईआर का सिंपल फॉर्मूला। दूसरी बात पे आता हूं मैं। राहुल गांधी जी कहते हैं वोट चोरी हुई है, ईवीएम हैक हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने एक बार पता है बुलाया था सारे विपक्ष को कि ये रही ईवीएम, आओ भैया हैक करके दिखाओ। पता है कोई नहीं गया था। एक बात बताओ, दूसरे देश हैं जो हमसे ज्यादा विकसित देश है, जो हमसे ज्यादा विकसित देश है, वो बेल्ट पेपर के ऊपर आ गए ना दोबारा से। तो हमारे बेल्ट पेपर में आने में क्या दिक्कत है? इस सरकार को दोबारा से बेल्ट पेपर पे लेके आओ। ये मेंबर नहीं बन सकते, मेंबर नहीं बन सकते, हमें पता है। इन लोगों ने नाश कर रखा है इस सरकार का, और आप कहते हो कि भाई मान लो काम बन जाएगा। इस तरह काम नहीं बनाया करते। इन लोगों ने मास्टरों को छोड़ डाला, डॉक्टरों को छोड़ डाला, सरपंचों को छोड़ डाला, किसी को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। सबके ऊपर अपनी एक लाठी लेके खड़ी है सरकार। ये लोग तो इस देश को लूट चुके हैं। कोई नई यूनिवर्सिटी बनाई हो बता दो। हाँ, मंदिर जरूर बन रहे हैं, स्कूलों पे ताले लग रहे हैं, खासकर जो महिला स्कूल या कॉलेज है वो बंद हो रहे हैं। सभी लोगों को अनपढ़ रखा जा रहा है ताकि झंडा और डंडा उठाए रखे इस सरकार का। ठीक है, आपने कहा कि बहुत सारे देश हैं जो बैलेट पेपर से इलेक्शन कराते हैं। मेरे पास एक छोटी सी लिस्ट है। मैं जरा आपको ना एक छोटी सी लिस्ट दे देता हूं। अमेरिका आपको कैसा देश लगता है? विकसित देश है? बिल्कुल है। ईवीएम से कराता है। जर्मनी? नहीं, अभी तो बैलेट पेपर से हुए थे। नहीं, आपकी फिर आपको मुझे लगता है कि आपकी ना इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है। मैंने तो पेज खोल रखा है विकिपीडिया का। विकिपीडिया पे वो सारे देश हैं। मैं आपको देशों के नाम पढ़ा देता हूं ना। अमेरिका बहुत बड़ा देश है, विकसित देश है, बैलेट पेपर से नहीं होता है, इलेक्ट्रिक ईवीएम से होता है। उसके बाद इंग्लैंड काफी, स्विट्जरलैंड, स्पेन, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, नॉर्वे, नीदरलैंड, मलेशिया, लिथुआनिया, कजाकिस्तान, जापान, इटली, आयरलैंड, इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, यूरोपियन यूनियन, एस्टोनिया, कनाडा, ब्राजील, बेल्जियम। बच क्या गया देश में? ये सारे देश ईवीएम से कराते हैं इलेक्शन, बड़े देश। मेरे एक बात नहीं समझ में आ रही है
इन लोगों की मतलब आप एक बात बताओ, जो ये डॉलर के मुकाबले में रुपया गिर रहा है, किस वजह से गिर रहा है? आप वर्ल्ड की एक चौथी सबसे बड़ी बात की इकोनॉमी वजह बन गई, से। आपको ये नहीं समझ आया? इकोनॉमी है कहाँ? नहीं है। हमारे देश आपने में अभी थार बेरोजगारी आप गाड़ी लोगों को पता है? आपने अभी थार गाड़ी हमारे ली है देश ना, में बेरोजगारी पता है कहाँ खड़ी है? हम आपकी बात कर बेरोजगारी लेते हैं। कहाँ खड़ी है? हमारे आपने बच्चे अभी ना यहाँ स्कूल। एक मिनट, आपने अभी थार गाड़ी ली है, बिल्कुल ली है। इसका मतलब है आपकी इकोनॉमी सही चल रही है? नहीं, मेरा बेटा कमा रहा है, मेरा बेटा काम कर रहा है अलग से। क्या क्या आपका बेटा क्या करता है? मेरा बेटा डॉक्टर है। डॉक्टर है ना? ठीक है। तो इंडिया में ही है कि बाहर है, कहीं विदेश में है? नहीं, विदेश में तो हमारा है ही नहीं, ध्यान नहीं है। हम इस देश के वासी हैं, हमारा मतलब कोशिश है कि हम इस देश सरकारी में रहे, डॉक्टर पर है, ये प्राइवेट है? एक मिनट, सरकारी डॉक्टर है, प्राइवेट क्लिनिक है, क्या है? नहीं, प्राइवेट है। अच्छा, प्राइवेट है, डॉक्टर हैं, एमबीबीएस एमडी होंगे। इसका मतलब है नहीं, आपके परिवार, हाँ, आप गलत रास्ता पकड़ गए। मैंने ना एमडी कहा ना एमबीबीएस कहा, मैंने कहा डॉक्टर है, यानी वो नहीं जैसे अभी कौन, पढ़ भी रहे। नहीं नहीं, मुझे भाई डॉक्टर से हमारा होता है ना, दो तरह के डॉक्टर होते हैं, तो एमबीबीएस डॉक्टर होगा या पीएचडी वाले डॉक्टर होंगे, दो ही डॉक्टर होंगे ना। अच्छा। जी ठीक है। तो आप ये मानते हैं ना कि आपके परिवार की इकोनॉमी सही चल रही है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपके घर में पढ़े लिखे लोग हैं, और वो किसानी के बल पे तो नहीं ना आपके थार आई है? नहीं, किसानी के बल पे तो रोटी नहीं एक टाइम पूरी होगी। तो फिर एक बात बताइए, फिर किसानी क्यों करनी? जब किसानी से नहीं, आपको भी किसानी पता है कि एक टाइम की रोटी नहीं पूरी हो सकती, तो किसके ऊपर? मुझे एक बात बताइए ना, मैं इस दुनिया में, मेरा जन्म हुआ है, मैं 35 साल का हो गया हूं, मुझे मेरे भोजन की व्यवस्था खुद करनी चाहिए, मैं आपके या किसी के भरोसे क्यों रहूं? और एक बात अब एक बताइए ना, बात आप कहती हैं कि धान का एक समर्थन मूल्य हो, एमएसपी हो ना, मेरे यहाँ जो धान लगता है ना, जो मेरे यहाँ चावल लगते हैं, काला नमक, जीरा बत्ती से, इस टाइप के छोटे चावल होते हैं, 80 रुपए से लेके 120 रुपए किलो बिकता है। मैं अपना किसान, मैं जब अपना किसान बेच नहीं, जब किसान बेचता है, जब कै रुपए बेचता है? मैं किसान की बात कर रहा हूं। 80 नहीं, रुपए जब किलो किसान चावल बेच हमारे घर पे। अरे मेरी बात सुनो सर, जब किसान बेचता है वही गेहूं 15 से 18 के बीच में पिटती है, और फिर वो 25 27 रुपए तक भी मैंने जाता देखा है। 22 और 20 तो नॉर्मल है, 25 रुपए और किलो भी होती है। एमपी, और धान धान 20 से 22 रुपए किलो बिकता है, और जब हम बाजार से खरीदते हैं तो 40 या 45 50 तक भी, और जो बढ़िया खरीदते हैं वो 80 रुपए किलो भी मिलता है। तो एक बात समझ में नहीं आता, जब किसान से खरीदा जाता है तब कम रेट पे खरीदा जाता है, तब उसके अंदर ऐसी कौन सी विटामिन डालने जाते हैं कि हम वापिस खरीदते हैं तो महंगा मिलता है। मैं बताता हूं, मेरे पास, मेरे जो ये दीवार है ना, इसके पीछे हमारा स्टोर रूम है, 3 तरह के चावल रखे हुए हैं। एक चावल ना, ये जो कोटे वाला चावल होता है ना, कोटेदार, जो ये कोटे वाला चावल होता है, सरकारी वाला, जो 25 रुपए 24 रुपए किलो जो जाता है धान, परमल पंजाब, वो खरीद के लाता हूं मैं कुत्तों के लिए, और खुद हम हमारे घर का चावल है, जीरा बत्तीस है, काला नमक है, दफ्तरी है, यूपी के वेराइटीज हैं ये। 80 रुपए से लेके 300 रुपए किलो तक चावल का रेट है। एक बात बताइए ना, जब आप पैदा ही कर रहे हो परमल जैसा धान, तो 22 रुपए किलो जाएगा, करो ना जीरा बत्तीस, 80 रुपए किलो बेच लो, कौन रोक रहा है? नहीं, हम एक बात बताओ, हमारा जो धान है जिस टाइम हमारा बेचने का टाइम मैं आता सच है। बताऊं, आप अपना धान खुद भी नहीं खाते, कुत्ता नहीं खाता आपका धान, जो धान कोटे पे जाता है 22 रुपए किलो। क्यों नहीं खाते? नहीं खाता। क्यों मैं नहीं उसकी खाते? क्वालिटी आपको दिखा अब देता हूं एक आज बात बना के, बताओ, एकदम घटिया है, कौन 80 खाएगा? मेरी बात सुनो, जो 80 रुपए, जो 80,000 लोग, जो 80 करोड़ लोग है, वो तो 5 किलो अनाज पे खड़े कर रखे हैं इस सरकार ने। आप एक बात बताइए ना, मतलब सरकार सब कुछ सब्सिडी में देती रहे, काम मैं करूंगा नहीं, मुझे फ्री का अनाज देते रहो, ये कहाँ नहीं की करेंगे पॉलिसी? काम, हम तो काम कर रहे हैं, काम करने के बाद भी सरकार काम मतलब फिर जो अब की बार है, एमएसपी का रेट था हरियाणा में धान का नहीं खरीदा गया, जो एमएसपी हरियाणा में दे रखी थी सरकार ने, उसके बावजूद भी 500 700 रुपए का घाटा लगा किसान को। और वही धान फिर कोटे में जाता है तो फिर अलग है, और जो आम जनता खरीदती है फिर महंगा मिलता है। इसमें पता समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि लेने वाला भी मर रहा है और बेचने वाला भी मर रहा है, बीच में मजे ले रहे हैं जो व्यापारी वर्ग लगा लो या सरकार के जो एजेंट लगा लो, कमीशन एजेंट ले लो, सिर्फ इन लोगों को फायदा हो रहा है, ना किसान को। किसान भी पिस रहा है क्योंकि किसान से कम रेट में लिया जा रहा है, और जो खरीद रहा है वो महंगे रेट पे खरीद रहा है। बीच के जो बीच का जो सिस्टम है ना, जो गैप है,
ये सिस्टम खराब कर रहा है। मैं तो एक ही बात कहती हूँ इस चीज में कि किसानों से सीधा संपर्क करना चाहिए, ताकि ये बीच के जो बिचौले हैं इनसे पीछा छूटे, ना खरीदने वाले को दिक्कत हो ना बेचने वाले को दिक्कत हो, तब इस समस्या का समाधान हो सकता है। फिर अरे अब एक बात बताइए, तो ये तो आपने वही कहा ना कि मंडी सिस्टम खत्म कर दो, आड़तिया वो जो दलाल है वो आड़तिया ही है ना। मंडी सिस्टम तो सरकार ने खत्म कर ही दिया। आपने देखा होगा कि पहले सरकारी मंडी होती थी, वो लगभग खत्म हो चुकी है, उसके बराबर में प्राइवेट मंडियां खोल दी गई है। ये आपको पंजाब में दिखाऊं, हर तहसील में बड़ी मंडी है, सरकारी मंडी नहीं, है। मंडी तो हरियाणा में भी नहीं। आड़तियों के ऊपर इतना पहले आड़ती शोषण करते थे, अब दूसरे तरीके से शोषण हो रहा है। सरकार हर चीज पे कट लगा रही है, वो आड़ती से पैसे ले रही है। आड़ती किसको कट लगाएगा? किसान को कट लगाएगा। मेरे उचाना के अंदर 30 रुपए कट लगा किसान को, और उसको में से किस किस का हिस्सा आपने भी पता, मैंने भी पता किसका हिस्सा है। करें क्या? मैं आपको कट का हाल बता दूं, मैं मक्की की ट्रेडिंग खुद करता हूँ, मक्का जो होता है उसकी ट्रेडिंग करता हूँ। कट हम खुद लगाते हैं, पता है क्यों? हम कहते हैं 16% मॉइस्चर ले आओ, अच्छी क्वालिटी की मक्की लाओ, 2400 रुपए रेट है। आप लाते ही हो 22% मॉइस्चर की गीली मक्की। बिल्कुल नहीं। आप एक बात बताओ, 16 भी है, 15 भी है, 14 भी है। हमारे पास वीडियो मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी। 14 की ढेरी से फिर भी रेट नहीं मिला, और फिर ये की बाजरा मैं उसका आपको कारण बताता हूँ सिक्किम जी। आप कहते हैं कि आपके यहाँ गेहूं 22-24 रुपए जाता है ना। एमपी में एक शरबती नाम का गेहूं आता है, 65 रुपए किलो है। आप लेके दिखाओ जरा मुझे 23 रुपए में वो गेहूं, चलो जरा मेरे साथ। हमारे लोगों को तो ये जो 20-18 रुपए किलो गेहूं है, इसी से सिस्टम नहीं बन रहा। 2 किले का जमींदार क्या कर लेगा? नौकरी उसके पास नहीं है। वो किले वाला जमींदारी कर ही क्यों रहा है भैया? और कोई काम कर लो ना, नौकरी कर लो। दुनिया भर की नौकरियां हैं। कहाँ है नौकरी? मैं भेज देती हूँ आपको, 1000 बंदों के लिस्ट में बना के देती हूँ, आप दे दो नौकरी उनको। 18-20 हजार रुपए में आप उनको मजदूर बना रहे हो। 18,000 रुपए जो कमाएगा वो वही खा के आ जाएगा, घर वाले ने के देगा। फिर एक बात बताइए ना, एक मिनट 2 किले की खेती से तो 18,000 की नौकरी बेटर है ना। 18,000 की नौकरी करेगा तो साल के 1 लाख है, 2-2.25 लाख रुपए हो जाएंगे, 2,12,000 रुपए हो जाएंगे। आप तो ये कहना चाहते हो कि जो हमारी जमीनें हैं, जो हमारी जड़ें हैं, उनसे हम दूर हो जाएं और कॉर्पोरेट उसके ऊपर कब्जा कर ले। और आपकी मैं मनोदशा समझ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात हमारी जमीन पे ही है कि जमीन को कैसे छीना जाए, इसको कम कीमत पे कैसे किसानों को मजबूर किया जाए कि ये लोग बेचने के लिए मजबूर हों। अरे सिक्किम जी, मेरी 6 किले जमीन यूपी में है। सन 90 से मेरा परिवार पंजाब में रह रहा है। हमारी जमीन तो कहीं नहीं गई, वैसे की वैसे पड़ी हुई है। किसकी छीन ली, किसकी जबरदस्ती छीनी, और किसको मुआवजा नहीं मिला? जबरदस्ती कर रहे हैं। और अब एक बात बताओ, जींद के पास आपने भी पता होगा IMT लेके आ रहे हैं। IMT का करेंगे क्या? IMT के ऊपर जो आप कर रहे हो, जो हमारे जज्जर के पास है, वो उसमें 20% काम हुआ, 80% बाकी है। वहां तो कुछ कर नहीं रहे। यहाँ जो खाने कमाने की जमीन है उसको रिक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ हाईवे मतलब शुरू कर दिए। उन हाईवे का हमें क्या फायदा है? उसके ऊपर बैल नहीं जा सकता, मोटरसाइकिल नहीं जा सकता, हमारा ट्रैक्टर नहीं जा सकता। हमें क्या करना? हाईवे का हाईवे बनाए गए हैं तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लिए बनाए गए हैं। जमीन हमारी काटी गई, जिसका नुकसान हमें है। सरकार ने सिर्फ अपने तक सीमित है। सरकार ने कुछ नहीं करना, ना किसान का करना, ना मजदूर का करना। ये व्यापारियों की सरकार है, ये व्यापारियों के बारे में सोचती है। हमारे पास आज हालात ये हैं कि हम जमीन बेच के हमारे बच्चों को मजदूरी करने के लिए दूसरे देश भेज रहे हैं, और जिसका नुकसान हमें लगातार, हमारे बच्चे हर रोज कैबिन में बंद होके आ रहे हैं। हमारी जमीन भी गई, हमारे बच्चे भी गए। हमारा हर रोज बच्चा 2 या 4 हर रोज जवान तिरंगे के अंदर लिपट के आ रहे हैं। उसका कोई मतलब नहीं है। इस देश की रक्षा कर रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। जमीन के ऊपर हम खेती करते हैं तो वहां कभी कोई समस्या होती है, कभी कुछ समस्या होती है। 4 साल की कर दी है जो आर्मी की जो नौकरी है, वो 4 साल की कर दी है अग्निपथ बना के। आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसका नुकसान किसको होगा? हमारे देश को ही होगा। 4 साल के लिए अपनी जान कौन देगा? अग्निपथ जो सरकार लेके आई है, अग्निपथ अग्निवीर योजना में आपको किसने कह दिया कि हमारी सरकार ने उसको लागू किया? अग्निवीर योजना लागू की है फौज ने, सरकार का उस पर कोई काम नहीं। फौज ने नहीं करी। फौज किसके अंडर है? फौज किसके अंडर है? फौज किसके अंडर है? तो सिक्किम जी कुछ बातें ना समझनी पड़ेंगी कि सरकार का फौज क्या उसकी। हमें भी सारा समझ में आता है। इस 6 साल में हम यही समझे हैं कि इस देश में सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट बचा है, बाकी सारा सिस्टम डैमेज हो चुका है इस देश का। हमें पता है, हम इस देश के वासी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने
जब उसी सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जब जमानत दे दी थी, तो फिर आप लोग वापस कोर्ट क्यों चले गए? फिर आप सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला बोल रही थी। सिर्फ हमने एक बात कहा कि सुप्रीम कोर्ट बाकी है, बाकी सारा डैमेज हो चुका है, सब कुछ तराई हो चुका है, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा आवाज उठी थी। इस वजह से सेंगर को दोबारा से उसकी मतलब जमानत खारिज करी, नहीं जमानत दे दी थी सरकार ने। तो एक तरफ तो आप कहते सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। हर बात में आप सरकार को नहीं ब्लेम कर सकते। मैंने आपको कहा सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी अदालत है जहां सरकार की फिलहाल नहीं चल रही, बाकी सारा सौदा डैमेज हो चुका है इस देश का, लोकतंत्र खत्म हो गया। इसका मतलब है कुलदीप सिंह सेंगर को जो जमानत मिली थी वो जेन्युइन जमानत थी, सुप्रीम कोर्ट ने सही जमानत दी थी। कहाँ दी थी? और उसकी तो जमानत हो गई, तो बाद में फिर कैंसिल हुई ना पिटीशन डालने के बाद। नहीं, फिर वो कारण क्या था वो तो देखो ना, वो जमानत थी, कुछ तो कारण था ना। चलो कुछ, अब हम एक बात बताओ, आप हर कानून में, कानून के अंदर मेरी बात सुनो, कानून के अंदर कुछ ना कुछ छोटी मोटी होता है सिस्टम जहां से निकला जा सके। ये हमारे देश का कानून है जहां से सुराग छोड़ दिए जाते हैं, किसको निकालना और किसको नहीं निकालना। देख रहे थे ट्रायल करके, ट्रायल में विफल हुआ सिस्टम, क्योंकि बाहर से उसका विरोध हुआ तो दोबारा से वो कर दिया। यदि उन लोगों को ये लगता कि सही था तो फिर भेज देना था, जमानत कर ही देनी थी, फिर क्या जरूरत थी उनकी? फिर आम लोगों की क्या सोच है? लोगों को डिटेल्स भी नहीं पता है। उसको 3 मामलों में से सिर्फ 1 मामले में जमानत मिली थी, बाकी 2 मामलों में तो वो जेल में ही था। उसको जेल से उसको तो बाहर आना ही नहीं था, ये किसी को पता ही नहीं था। अब मैं आपकी बात पे वापस आ रहा हूं। एक तरफ आप कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट बस एक ऐसी संस्था बची है जो पाक साफ है और जिसकी सरकार की अभी वहां चल नहीं रही है। फिर दूसरी तरफ आप ये कहती है कि नहीं, जो कुलदीप सेंगर को जमानत दी थी वो गलत दे दी थी। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को सही भी बता रही है, गलत बता रही है। चलिए ठीक है, वो आपका नजरिया हो सकता है। अब मैं जो सेंगर साहब है ना, जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है सिंगर साहब की, हम कैसे कह दे कि वो सही है? मैं तो नहीं कह सकती। हाँ, यदि कोई अंदर के कोई तथ्य हैं जो वकील के पास है और हमारे पास या आम जनता के पास नहीं है, वो एक अलग बात है। उसके अंदर जो सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया गया, तो उस चीज के ऊपर तो मैं भी नहीं कह सकती कि सही क्या और गलत क्या है। जो मैंने पढ़ा है सोशल मीडिया पे, इतना गहन नहीं पढ़ा, उसके वकील के मैंने नहीं पढ़ा, पर जो आम जनता जो सोशल मीडिया पे आते हैं, जो लगातार हम देखते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं मैं नहीं कह सकती कि वो सही है। अच्छा, एक बात बताइए ना, कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जो सीबीआई कह रहा है, वो इम्पोर्टेंट है कि जो आम जनता कह रही है वो इम्पोर्टेंट है? नहीं, आम जनता को क्या दिखाई नहीं दे रहा? क्या? सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह है, सीबीआई अपनी जगह है, सीआईडी अपनी जगह है, सारी चीजें अपनी जगह सही है। यदि काम सही से करे, नहीं काम सही से करे, काम नहीं कर रहे ना, काम नहीं कर रहे, फिलहाल काम नहीं कर रहे। लोकतंत्र खतरे में है। हमारा देश को, हमारे देश में सरकार नहीं है, हमारे देश में अडानी अंबानी के अनुसार ही सारा सिस्टम घूम रहा है। ये जो हमारे पास ये लगातार जो नए नए कानून आ रहे हैं हमारे लिए, स्मार्ट मीटर कह दिया, स्मार्ट मीटर गरीब आदमी कैसे करेगा? एक दिन दिहाड़ी ना मिली तो वो अंधेरे में बैठेगा। नहीं तो फिर आप क्या चाहते हैं? मुफ्त की बिजली चाहिए गरीब आदमी को? नहीं, मुफ्त की क्यों चाहिए? ऐसी चीजें हो, ऐसा सिस्टम हो कि हमें तो 5 किलो अनाज भी नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। इस देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, तीनों चीज मतलब फ्री में चाहिए हमें। शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी और सुरक्षा भी, तीनों चीज फ्री में चाहिए। बाकी सारी चीजें मेहनत से चाहिए, पर सरकार इसके लिए भी काम करे। सरकार हमें बाइबल ना पढ़ाए, हमें सरकार बिरबल ना पढ़ाए, हमें अंग्रेज ना पढ़ाए, हमें इतिहास से कोई मतलब नहीं। ऐसी चीजें बनाई जाए कि बच्चा, एक छोटा सा बच्चा है, जैसे चीन के अंदर, जापान के अंदर छोटे छोटे बच्चों को स्किल सिखाया जाता है कि कैसे काम करके खाया जाए, या किस तरह की चीजों से मतलब आने वाला हमारा तकनीक की बात करें, ये मस्जिद के अंदर मंदिर खोदने वाली चीजों से मुझे नहीं लगता कि कुछ इस देश का फायदा होगा। ये 21वीं सदी तकनीक की सदी है। हम अपने बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं? अंग्रेज क्या थे, ये शासन कैसे हुआ, हम गुलाम कैसे हुए, इन चीजों से कुछ नहीं। हमने अपना पेट कैसे भरना और हमारे देश को ऊंचे कैसे लेके जाना है, ताकि सारे लोगों के अंदर, हम विकसित देशों के अंदर हमारी भी हाजिरी हो। विकसित देश कैसे बनाना, उसके ऊपर काम करो। इस मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर खोदने से और ये बड़े बड़े मंदिरों से बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं आज भी कहती हूँ, मंदिरों के बजाय आप यूनिवर्सिटी बनाइए, आप अस्पताल बनाइए, आप कॉलेज बनाइए, आप स्कूल बनाइए। जो एक आम इंसान को जीने के लिए जो सुविधाएं चाहिए इस देश के अंदर, उन चीजों के ऊपर आप खर्च करिए। ये मंदिर, मस्जिद, घंटे, इन चीजों से हमें प्लीज, हम चाहते हैं कि इन चीजों की हमें जरूरत नहीं है। धार्मिक हमारा मुद्दा है,
हमें किस भगवान को मानना है, हमें कितना मानना कितना नहीं मानना, हमें क्या करना, ये हमारी खुद की निजी निजता है, हम अपने आप कर हाँ, लेंगे। इसके ऊपर सरकार को जाने की जरूरत नहीं है। धर्म मैं से धर्म, आपकी इस बात जाति में से जाति, ये चीजें निकालना बंद करे सरकार। सीधी सी बात है, पॉइंट टू पॉइंट पर काम करे सरकार। इस देश की सुरक्षा के ऊपर काम करे, इस व्यवस्था के ऊपर काम करे। ये जो मौज मस्तियां मार रहे हैं एमपी एमएलए, इसको छोड़ के धरातल पे उतर के आम जनता के दर्द को देखे सरकार। कहीं सड़क नहीं है, कहीं रोड नहीं है, जिसके हम गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी टैक्स देते हैं, फिर टोल टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, और जो हमारे रोडों की जो हालात है ना, वो इतनी बदतर है कि हम देख नहीं सकते। हर रोज एक्सीडेंट होते हैं। क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती सरकार की? इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जींद के अंदर, आप चलो, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। कहाँ गाड़ियां जो हम लेके आए वो 1 साल के अंदर छकड़े जैसे हिलती है। व्यवस्था नहीं है देश के अंदर। मैं आज भी कहती हूँ किसी चीज की कोई व्यवस्था नहीं है इसकी सरकार के अंदर। ना 2 करोड़ नौकरियां कह रहे थे, कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां? अरे अब 1 मैं करोड़ भी बोलूं, नहीं है। हाँ जी मैं बोलिए। बोलूं अब। जी आपने कहा बोलिए। कि सरकार ने जींद में आईएमटी की घोषणा की, जी। जींद के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आपने जमीन नहीं दी। एक बात बताइए ना, जब कोई इंडस्ट्री लगेगी नहीं तो रोजगार कहां से उत्पन्न होगा? अच्छा बताओ, दूसरा पहलू आपको बताता हूं। नहीं, आपने झज्जर के जमीन नहीं दी, नहीं, रोहतक के अंदर आईएमटी है, झज्जर में आईएमटी है, 20% काम हुआ, आज भी खाली पड़ा है। वहां के लोग आज भी कहते हैं कि हम आज इतने मजबूर कर दिए, हमारी जमीन ले ली सस्ते रेट में और आज हमें टेम्पू चलाना पड़ रहा है। तो हमने कोई जरूरत नहीं, जो 20% बने हैं वहां 80% काम करे सरकार। हमारे जो खाने कमाने की जमीन है, जो सबसे बेस्ट जमीन है, उसके ऊपर सरकार निगाह ना डाले। हमें आईएमटी की जरूरत नहीं है, ताकि हम कम से कम, कुछ लोग तो हैं जो अपना पेट भर रहे हैं, आप तो उनको भी बेरोजगार करने में तुल रहे हो। ठीक रोजगार ठीक है ठीक, कहाँ? एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, आपको आईएमटी की जरूरत नहीं है ना, फिर रोजगार आएगा कहां से? रोजगार आएगा वहां जब दे दो कोई ना, जो झज्जर इंडस्ट्री, के अंदर। अरे झज्जर के अंदर है ना, 80% जगह खाली है, वहां आईएमटी में आप रोजगार लेके आइए। ठीक झज्जर के अंदर है आपने कहा, आईएमटी में, ठीक, 80% खाली पड़ी है, उसके अंदर आप लेके आइए रोजगार, हम वहां कर लेंगे जाके। हाँ ठीक। लेके आओ आप। अब दूसरी चीज, आपने कहा कि वोट चोरी होती है। राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप एक लेटर पैड पे या स्टाम्प पे सिंपल लिख के दे दो, हम इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं कहाँ वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी ने वो नहीं दिया। पता है क्यों? कि राहुल गांधी को पता था कि झूठ बोल रहा हूं और मेरे पे मुकदमा हो जाएगा कल को। मैं उस पे भी नहीं आता। राहुल गांधी और आप जैसे, आप सारे एक बात कहते हैं ना कि भाई ये अडानी अंबानी की सरकार चल रही है। राहुल गांधी की पार्टी को टोटल कितना चंदा मिला था अडानी से 2024 में? उसका कोई आपके पास है कुछ? मैं बताऊं? नहीं, जितना 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 बीजेपी सरकार को मिला है ना चंदा, इतना तो किसी को भी नहीं मिला। इतने बड़े बड़े, मतलब राहुल गांधी, आलीशान, मेरी बात सुनो, जींद के अंदर इतना आलीशान बीजेपी का दफ्तर बना दिया, जिसको हम ये कह सकते हैं कि कई करोड़ों रुपए लगे हैं। क्या यही पैसे हमारी सड़क पे नहीं लग सकते थे? क्या यही पैसे हमारी सुरक्षा पे नहीं लग सकते थे? कहाँ से चंदा आता है सरकार के पास कि बीजेपी के इतने बड़े बड़े दफ्तर बनाए जा रहे हैं? क्यों हमारे लिए स्कूल नहीं बनाए जा रहे? हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं। 18 से 20 स्कूल जींद के अंदर बंद करे गए हैं। क्यों बंद करे गए हैं? तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इतने बड़े बड़े आलीशान दफ्तर हैं, अपने ऊपर पूरा खर्चा कर रही है सरकार। हर चीज में जो एमपी एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की जो चीज चाहिए, सभी के ऊपर थपथपाई जा रही है मेज। जब किसी आम इंसान की या आम लोगों की जब बात आती है तो सरकार उसके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं ले रही? आपने पता है हमारे हॉस्पिटल जींद के अंदर अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। इतना बड़ा जिला है, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, बाहर से लिख के देते हैं एएनसी को। कहीं भी डॉक्टर नहीं है। हर एक कर्मचारी की तनख्वाह, एक नौकरी कर्मचारी तनख्वाह लेता है, वहां 2 नौकरियां कर रही है। बेरोजगारी के बहुत से पोस्ट खाली हैं, सरकार उनको भरने के लिए तैयार नहीं है। तो आप इन चीजों को ढकने की बजाय इस मुद्दे पे बात करें कि कैसे सरकार इन चीजों को रिकवर करे। ये सिर्फ ज्ञापन देने का काम ना करे सरकार मुद्दे पे काम करेगी तो हम भी उनका धन्यवाद करेंगे, ऐसी बात नहीं है। पर सरकार फिलहाल जल, जंगल और जमीन, अरावली के ऊपर आओ, उन्होंने कहा कि 100 मीटर से जो कम होगा पहाड़, वो हटा दिया जाएगा, तो पहाड़ सारे 20% बचेंगे। तो जो हमारा जो जलवायु है उस पर कितना डिफेक्ट पड़ेगा? पर नहीं, सरकार ने सब कुछ बेच देना है। इस देश के अंदर तेल यदि अडानी अंबानी के कब्जे में है तो उनका मन करता है तो 100 से पार जाता है। जिस दिन ये तिजोरी के अंदर ये गेहूं आ जाएगी ना, आम आदमी गेहूं नहीं खा पाएगा, पेट भरना ही एक बड़ी बड़ी समस्या होगी। तो हम आने वाले टाइम को देख पा रहे हैं कि ये सरकार चाह क्या रही है। इस देश के अंदर
वन ऑर्डर वाला मामला चल रहा है कि भाई ये जो कहेगा बस एक चिप लगानी बाकी रह रही है, हमारा चिप लगा दो आप। सारी चीजें जब हम जोड़ ही चुके हैं आधार कार्ड से, तो एक SIR की जरूरत ही नहीं है, आप एक वोट कार्ड से और जोड़ दो। हमारा सबसे पहला काम था वोट कार्ड से हमारा आधार कार्ड जोड़ना। जब कोई मौका आता है तो फिर कहते हैं आधार कार्ड तो बोला कोई विजन नहीं है जिसको हम नागरिकता सफल कर दें या नागरिकता प्रमाणित कर दें। तो हर रोज एक नया ड्रामा होता है, ये फलानी आईडी, ये धिकड़ी आईडी, ये मुकड़ी आईडी। अब किसान आईडी और मांगी है। किसान आईडी से क्या होगा? किसान का क्या फायदा होगा किसान आईडी से? हमें यूरिया नहीं मिलना, हमें DAP नहीं मिलना, हमें MSP नहीं मिलनी, हमें टाइम पे पानी नहीं मिलना। जिस हालात से स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, हम खेत के अंदर पानी नहीं दे पाएंगे, तो हम किसान आईडी का करेंगे क्या? कितनी आइडिया बनाए। एक आधार कार्ड से हमारा सब कुछ जुड़ चुका है, पर उसके बाद भी बहुत सी आइडिया लगातार सरकार हम पे थोप रही है। तो एक बंदा तो लगातार तहसील में खड़ा है। फिर एक और बात आती है कि अब इसको भी 1 साल के बाद फिर उनको दोबारा मार्क करना होता है, भाई अटैच कराना होता है। हमारा तो सारा टाइम इसी वेस्टेज में जाता है कि ये आईडी वगैरह तो बंद करे सरकार। किसानी जो होती है वो धरातल पे होती है, आईडियों से काम नहीं चलेगा जो सरकार कर रही है। सरकार आईडी जो खोल रही है ना, आप लोगों को पता होगा जब हमारे देश, हमारे हरियाणा और पंजाब में पानी आया तो जो सैटेलाइट थी वो बंद हो चुकी थी। और यदि सैटेलाइट, जब हम कहीं थोड़ा सा भी धुआं करते हैं या अपने फसल के अवशेष जलाते हैं, तो सैटेलाइट लेके आती है कि इतने किले नंबर पे और यहाँ आपने आग लगा रखी है, बिल्कुल पकड़ लेते हैं वो। तो जब हमारा नुकसान होता है, जब वो सैटेलाइट क्यों बंद हो जाती है? मेरा सरकार से ये एक प्रश्न है कि सैटेलाइट उस टाइम भी तो ये बताए इस किसान को इसका कुआं खराब हो गया, इसके जो मेवासी है वो खत्म हो गए, इसको जान माल का नुकसान हो गया, इसका जो मकान है वो खराब हो गया, इसके अंदर जो इसकी फसल थी वो खराब होगी। नहीं, सरकार किस लिए? हमारी सरकार किसान निधि से हमारे बाकायदा बीमे किए जाते हैं, बीमा किया जाता है फसल का, तो फिर वो देती क्यों नहीं? फसल बीमा होता है, सरकार क्यों नहीं देती हमें? सरकार हमसे बिना पूछे हमारे अकाउंट से पैसे काटती है फसल बीमा के। पर जब हमें कोई नुकसान होता है, जब हम मांगते हैं तो कहते हैं कि नहीं, उस कंपनी ने तो आपका लिया ही नहीं। खुद हम भुगतभोगी उचाना में मना कर दिया, कंपनी भागी पैसे लेकर। सरकार का हमें क्या पता? कंपनी सरकार के बिना भाग सकती है क्या? आप मानते हो सरकार की इच्छा के बिना कंपनी भाग जाएगी किसानों के पैसे लेकर बीमा के? बहुत सी ऐसी समस्याएं जो आप लोग नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जो लोग इनसे हर रोज रूबरू होते हैं। मानती हूं मैं कि थोड़ा सा जरूरत है हमें किसानी करने के साथ साथ उसका मतलब जो एक कुकड़ी है हम खेत से वैसे ही तोड़ लेते हैं, पर उस कुकड़ी को यदि हम पैकिंग करके बेचेंगे तो वही कुकड़ी जो 10 रुपए की यहाँ है, चंडीगढ़ के मॉल में वो 50 रुपए की बिकेगी। बस यही काम हम लोगों ने करना नहीं आ रहा, जिसका नुकसान हमें हो रहा है, ये हम भी मानते हैं, बिल्कुल मान रहे हैं। पर ये लगातार 5 फसलें किसी किसान की खत्म हो जाए, कहीं रोजगार नहीं है, आप रेडी लगा रहे हो, कितने लोग रेडी लगा लेंगे, कितने लोग प्राइवेट जॉब कर लेंगे? देश की जनसंख्या देखिए कितनी है। तो ये सब कहने की बातें हैं। सर मैं आपसे दोबारा कहना चाहती हूँ कि धरातल पे बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी एक रावण की तरह है। हमने हमारे कल हरियाणा में जींद के अंदर एक बहुत बड़ी महापंचायत थी, जिसमें जो मजदूर थे, जो मनरेगा है वो बंद हो चुका, आप लोगों को पता है मनरेगा बंद हो चुका है। हम चाहते हैं कि 200 दिन का रोजगार होना चाहिए, जबकि वो रोजगार अब सरकार 120 दिन का दे रही है। जो उसकी दिहाड़ी है वो 800 रुपए होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह हमारे जो आपने भी पता है कि क्या कह रहे हैं महंगाई कितनी है। पर नहीं, वही बात है कि आज से 5-7 साल 10 साल पहले जो रेट थे वही किसान खड़ा है। DAP देख लो आप, DAP का कट्टा देख लो, उसमें थे वजन घट गया है, रेट बढ़ गया है। बिजली है, बिजली के रेट बढ़ गए हैं, पर क्या कह रहे हैं खर्चा वही है। और स्मार्ट मीटर तो जी एक ऐसी समस्या है, सबसे पहले गरीब आदमी के घर से जाएगा, बिजली जाएगी, क्योंकि देखो हर रोज हो सकता है दिहाड़ी ना भी मिले, हो सके कोई फसल या सामान ना भी बिके, तो उनका क्या होगा? उन मजदूरों का क्या होगा? तो बहुत सी समस्याएं हैं जो सरकार देखना नहीं चाह रही, अनदेखा करके सिर्फ थोप रही है। आज ये कानून है, आज ये कानून है, आज ये कानून है, हर रोज एक कानून का फित्ता काटते हैं, धरातल पे कुछ नहीं है सिवाय गुमराह करने के। हमें गुमराह कर रहा है। अब जैसे वो थे देव जी पूछ रहे थे 3 काले कानून क्या है? अरे 3 काले कानून आपने पता को नहीं। वो तो ये चाहते हैं कि हम उसकी लिस्ट लेकर बैठ जाए। 3 काले कानून थे जब, ये तो 13 महीने हमने दिमाग खराब करे अपना, और हम बचा पाए, इतने अच्छे थे तो फिर मुख्यमंत्री ने वापिस क्यों लिए? चलो वो ले लिए, बैकडोर से फिर आगे अब आगे वो। अब भी हमारी जमीन के ऊपर इनकी गिद्ध जैसी निगाहें हैं।
सरकारी मंडी के बाहर प्राइवेट मंडी कर दी। आपने पता था कि जो ये था पराली बिल लाए थे, पराली बिल खत्म हो चुका था, उसने दोबारा लागू कर दिया। स्मार्ट मीटर पे हमारा समझौता हुआ था सरकार के साथ, भाई हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे, हमारा ब्योंत नहीं है, हम नहीं बिल भर सकते, जितना कम हो सके किसानों के लिए कम करो। अब वो स्मार्ट मीटर भी थोप दिया है। तो बड़ी स्थितियां खराब है। आपने पता है पक्के कर्मचारी है नहीं। पक्के कर्मचारी यदि होते हैं, यदि कोई बड़ी हमारे हरियाणा के अंदर कोई बड़ी सीट होती है तो बीडीपीओ तो आएगा यूपी से, कहीं दूसरे राज्य से। हमारे जो हरियाणा के बच्चे हैं उनको आपने शायद देखा नहीं होगा, एक बंदे ने पीएचडी कर रखी थी और वो पीएन का फार्म भर रहा था। इतनी बेरोजगारी है। यदि एक सीट निकलती है तो 10,000 लोग फार्म भरते हैं। कितने लोगों की रेडी लगवाओगे आप? खरीदेगा कौन? खरीदने का तो ब्योंत ही नहीं है किसी का। आप और हम सेब खरीद सकते हैं, केले खरीद सकते हैं या कुछ खरीद सकते हैं। नॉर्मल जो गांव में रहने वाले लोग हैं 80% आज भी केला सेब नहीं खरीद सकते। वो अपने घर से ही जो चीजें ड्राई फ्रूट या जो सिस्टम में जो हमारी खेती में होती है वही चीज खाते हैं। भी मूंगफली खा ली, जो चीजें मौसमी जैसे अमरूद आ गया, आप सर्दी में अमरूद खाएंगे। तो सारे एक से नहीं है। आज 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के ऊपर आधारित हैं। तो आप बताओ हमारा देश कहाँ है? ये भी तो सोचो ना आप। जब आप 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? यदि हमारा रुपया इतना मजबूत है, हमारे देश में बेरोजगारी नहीं है, हमारा सारा सिस्टम सही है, तो हम 5 किलो अनाज क्यों दे रहे हैं? किस बेस पे दे रहे हैं? गरीब लोगों को ही दे रहे हैं ना। फिर हम कहते हैं कि विकसित देश है। कहाँ विकसित देश है जी? जब 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे आधारित हैं, तो हमारा देश भूखमरी की कगार पे है। सर समझिए आप इस बात को, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। सिक्किम जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ चर्चा करके मुझे बड़ा आनंद आया। आपने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो सच में किसानों के लिए जरूरी थी। अगली बार फिर आपके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। मैं बिल्कुल सरकार से विनती करूंगी कि हमें टाइम पे सारी चीजें यदि मिले, हमें आपके मुआवजे की जरूरत नहीं है। कोई नहीं भिखारी बन के राज जी। यदि हमें टाइम के ऊपर सारी चीजें, टाइम पे हमें यूरिया मिलेगा, टाइम पे हमें डीएपी मिलेगा, टाइम पे हमें पानी मिलेगा नहरों से, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो चीजें बाद में मिलती है जिससे कॉस्ट घट जाती है। गेहूं की कॉस्ट घट गई, बाजरे की कॉस्ट घट गई, धान की कॉस्ट घट गई, और फिर उस पे एमएसपी नहीं मिलती जी। आप यदि आप देखते उचाना के अंदर इतने बुरे हालात हुए हैं इनकी बार धान के, जो हमें खुद मतलब किसान नेता होने पे शर्म आती है कि ना सरकार खरीदने के लिए तैयार है, और वो माल 10 बार ट्रैक्टर के अंदर, 10 बार घर के अंदर, बहुत बुरे हालात हुए हैं। ऊपर से कट लगते हैं। यदि हम आज भी कहते हैं स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, जो खर्चा होता है, जो 1 एकड़ पे खर्चा होता है, उसका हमें 25% दे जी। सिर्फ 25% दे दो, 50% भी ना दो आप। जो खेती के ऊपर 1 एकड़ पे खर्चा होता है, कॉस्ट निकाल सकती है सरकार। हमारी मजदूरी भी ना उसमें लगाए तो भी हम उसमें घाटे में हैं। स्वामीनाथन आयोग तो कहाँ सरकार देगी। हम ये कहते हैं कि हमें 25% प्रॉफिट दे दो, इससे ज्यादा हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। 50% तो बहुत दूर की बात है। तो आप इसके ऊपर सरकार के तक भी हमारी आवाज जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद सर।